के लिए। अब अब हम कुछ ही मिनटों में शुरू करने जा रहे हैं। तो उसके पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग अपना अपना नाम, आप कहाँ से हैं और आप क्या करते हैं, ये चैट बॉक्स में लिखिए। योर नेम, प्रोफेशन एंड लोकेशन। आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हो और आप क्या करते हैं। अगर कोई प्रोफेशन है, जॉब है, होम मेकर है, जो भी है, और आप कहाँ से हैं, ताकि पता चले कि कहाँ कहाँ से लोग जुड़ रहे हैं। ओके। रंजीत कौर जी देहरादून से हैं, आपका स्वागत है। जी, रत्ना रुसिया जी अशोकनगर एमपी से हैं, यू आर वेलकम। आप साथ में अपना प्रोफेशन भी लिखेंगे, आपकी एक्टिविटी लिखेंगे तो भी अच्छा रहेगा, ताकि मुझे पता चले कि इसमें से कोई थेरेपिस्ट, हीलर या प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं या कोई भी प्रोफेशन से जुड़े हुए हो। जरूरी नहीं है प्रोफेशनल होना। अगर आप हैं तो लिखिए, अदरवाइज आप हाउस वाइफ या होम मेकर है तो वैसा भी लिख सकते हैं, क्योंकि वो भी बहुत बड़ा जॉब है, बहुत बड़ा प्रोफेशन है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जिन लोगों ने अभी तक अपना परिचय नहीं दिया है, प्लीज अपना परिचय लिखे, ताकि मुझे पता चले कि आप मुझे सुन रहे हैं। ओके, डॉक्टर तपेश्वर जी झारखंड से है, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी प्रैक्टिस करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है तपेश्वर जी। ओके। रत्ना रुसिया जी अशोकनगर एमपी से हैं, एक्यूप्रेशर, कलर थेरेपी एंड रेकी हीलर है, एंड हाउसवाइफ। ग्रेट। आप मल्टीटास्किंग हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के मास्टर क्लास में। सुरपाल नरगावे जी सेंधवा डिस्ट्रिक्ट से हैं, बरवानी मध्य प्रदेश, आयुष होम्योपैथी फार्मासिस्ट। बहुत स्वागत है आपका सुरपाल जी। अब हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा आज का मास्टर क्लास, बिकम एन एम्पावरमेंट, इमोशनल एम्पावरमेंट एक्सपर्ट विथ बेस्ट फ्लावर रेमेडीज। आप में से कितने लोगों ने बेस्ट फ्लावर थेरेपी के बारे में या बेस्ट फ्लावर रेमेडी के बारे में कुछ जानकारी जिनके पास में है, अगर आपने कभी सुना हो, पढ़ा हो, या आपको कुछ पता है, तो आप यस लिखिए। अगर जानकारी नहीं है तो नो लिखिए। ओके, रंजीत कौर जी सोशल वर्कर हैं, मसाज करते हैं, रेकी लामा फेरा। ओके ग्रेट। नो, ज्यादातर नो है। बेस्ट फ्लावर थेरेपी के बारे में ज्यादातर लोगों को पता नहीं है। तो अब हम शुरू करेंगे अपना आज का मास्टर क्लास। तो आप सब लोग रेडी है जानने के लिए बेस्ट फ्लावर थेरेपी क्या है और किस तरीके से ये हमें काम में आ सकती है, हमारी जिंदगी में बदलाव ला सकती है, दूसरों को हम किस प्रकार से मदद रूप हो सकते हैं। अगर आप लोग सब रेडी है तो आर लिखिए। तो हम शुरुआत करते हैं हमारे मास्टर क्लास की। आप लोग रेडी है सब आगे बढ़ने के लिए? यस। ओके ग्रेट।
बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। नमस्कार आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है आज के हमारे इस मास्टर क्लास में। संडे छुट्टी के दिन भी आप सुबह के माहौल में कुछ सीखने के लिए जानने के लिए आए हैं, तो आपका कीमती वक्त ज़्यादा ज़ाया ना करते हुए हम हमारे मास्टर क्लास की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले मैं शॉर्ट में अपना परिचय आप लोगों को दे देता हूं, ताकि आपको जानकारी हो जाए स्पीकर कौन है क्या है। अ, नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अल्पेश रैयानी है। मैं मुंबई से हूं और पिछले 27 सालों से मैं एक्यूपंक्चर स्पेशलिस्ट और होलिस्टिक हीलर के तौर पे मेरा क्लिनिक चलाता हूं। मैं अलग अलग थेरेपी का इस्तेमाल करके लोगों का इलाज करता हूं, जिसमें एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, मैग्नेटोथेरेपी, ग्वासा थेरेपी, कपिंग, मोक्सिवस्चन, बेच फ्लावर रेमेडीज, बायोकेमिक सॉल्ट थेरेपी और अन्य ऐसी कुछ एरोमा थेरेपी जैसी पद्धतियों का इस्तेमाल करके लोगों को ट्रीटमेंट भी देता हूं और लोगों को सिखाता भी हूं। पिछले 25 सालों से ज्यादा वक्त में मैं लोगों को सिखाता हूं, जिसमें करीबन 4 से 5 हजार लोग मेरे पास अलग अलग थेरेपी सीख चुके हैं, जिसमें कई सारे लोग प्रोफेशनली प्रैक्टिस करते हैं और वो लोग अपना थेरेपी सेंटर चलाते हैं, या तो पेशेंट्स को घर पे जाकर के होम विजिट देते हैं, यानी अपने सेवा लोगों को वो देते हैं। आज हम जो पद्धति के बारे में जानने वाले हैं वो है बैच फ्लावर रेमेडी। मूलभूत रूप से ये फ्लावर रेमेडी है। फ्लावर्स यानी फूल, पुष्पौषधि, इसको पुष्पौषधि भी कहा जाता है, या बैच फ्लावर या फ्लावर रेमेडीज कहा जाता है। लेकिन ये पद्धति की शुरुआत या जिसका आविष्कार डॉक्टर एडवर्ड बैच ने किया था, जो कि यूके में डॉक्टर थे। वो खुद एलोपैथिक डॉक्टर थे, माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, साइंटिस्ट थे और बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे। तो उन्होंने देखा कि कई सारी बीमारियां जो होती हैं वो मूलभूत रूप से ठीक नहीं होती हैं। तो वो उसका अभ्यास करते थे, तो उन्होंने देखा कि बॉडी, माइंड एंड सोल, ये तीनों का अलाइनमेंट होना जरूरी है। यानी हमारे शरीर के साथ में मन और हमारी आत्मा, इन तीनों चीज का अगर एक केंद्र में अगर एक तरीके से तालमेल बिठा हो तो हम तंदुरुस्त रहते हैं, हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो वो जब भी स्टडी कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि फूलों का जो वो पेड़ पत्ते पौधे वगैरह का जो इस्तेमाल करके उसका रिसर्च वर्क करते थे, साइंटिस्ट थे। तो उन्होंने जब भी कुछ फूलों का अभ्यास किया तो उन्हें पता चला कि फूलों में कुछ ऐसा कंपाउंड है, ऐसे कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज हैं जो कि हमारी भावनात्मक जो नेगेटिविटीज है, यानी हमारे जो नेगेटिव इमोशंस होते हैं, जो नकारात्मकता है हमारी भावनाओं में, तो उसको सकारात्मक में बदलाव लाने के लिए, उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए उसमें बहुत सारे केमिकल कंपाउंड्स मौजूद हैं। और अगर इसका इस्तेमाल अगर थेरापेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से या बीमारी को ठीक करने के लिए दवाई के तौर पे अगर किया जाए, तो कई सारे लोगों को भावनात्मक और इमोशनल जो भी बदलाव आते हैं, तो उसमें सकारात्मक बदलाव लाने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। तो उन्होंने रिसर्च वर्क शुरू किया और फूलों में से अर्क बनाया। ये फूलों का अर्क जो होता है, या तो वो बॉइल्ड वाटर में फूल डाल करके, या तो जो स्ट्रीम वाटर होता है उसमें फूल भिगा के रख के उसका जो एसेंस होता है, वो एसेंस में से उन्होंने दवाई बनाने की शुरुआत की और अपने कुछ पेशेंट्स को देना शुरू किया। और जैसे जैसे वो पेशेंट को दवाई देते गए तो उनको पता चला कि पेशेंट्स में बहुत ही अच्छे तरीके से इमोशनल चेंजेस हो रहे हैं, भावनात्मक यानी साइकोलॉजिकल और इमोशनल, ये जो नेगेटिविटीज हैं ये दूर जा रही हैं, उन लोगों में पॉजिटिविटी का संचार हो रहा है। और उसके बाद में उन्होंने ये पद्धति को दुनिया के सामने रखा। करीबन 1930 से ये पद्धति दुनिया के सामने है और इंटरनेशनली ये प्रसिद्ध पद्धति है, कई सारे लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। भारत में भी ये पद्धति कई सालों से इस्तेमाल होती है, लेकिन ज्यादातर भारत में ये पद्धति का जो इस्तेमाल होता है वो होम्योपैथी डॉक्टर्स के द्वारा होता है, क्योंकि होम्योपैथी में भी माइंड रीडिंग ज्यादा होता है। और होम्योपैथी दवाइयों की जो पद्धति है उसी प्रकार से होम्योपैथी की जो मेथड है वैसे ही बैच फ्लावर की, लेकिन बैच फ्लावर रेमेडी ये सेपरेट थेरेपी है। होम्योपैथी ये सेपरेट थेरेपी, यानी दोनों भी अलग अलग पद्धति हैं, लेकिन
दोनों के कुछ काम करने का तरीका सिमिलर होने की वजह से और वो भावनात्मक स्तर पे ज्यादा काम करने की वजह से होम्योपैथी डॉक्टर्स का इसके बारे में ज्यादा अभ्यास भी है और वो लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। कंपैरेटिवली दूसरे पैथी के डॉक्टर्स या दूसरे लोग इसका इस्तेमाल ज्यादा नहीं करते हैं। शायद इसी की वजह से ये पद्धति अभी तक बहुत सारे लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो मैंने कि पिछले कई सालों में बेस्ट फ्लावर रेमेडीज के वंडरफुल रिजल्ट्स देखे, तो उसके बाद में मुझे ऐसा लगा कि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चलनी चाहिए, क्योंकि आजकल लोग मानसिक स्तर पे बहुत ही ज्यादा विचलित हैं। मानसिक तनाव और अन्य भावनात्मक तकलीफों से जूझ रहे हैं, जिसकी वजह से कई सारी बीमारियां हो रही हैं। एक सर्वे के मुताबिक जितनी भी हमें शारीरिक बीमारियां होती हैं, फिर कहीं पे हमें दर्द होता हो, कहीं पे हमें एसिडिटी हो रही है या और कोई बीमारी है, तो ऐसी कोई भी फिजिकल टर्म्स में जितनी बीमारियां होती हैं उसमें से 60 से 70% बीमारियां जो हैं वो इमोशनल और साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस की वजह से होती है। यानी मानसिक और भावनात्मक स्तर में बदलाव लाने की वजह से कई सारी बीमारियां हो रही है। लेकिन हम इलाज करते हैं वो फिजिकल टर्म्स में इलाज करते हैं, हम शारीरिक बीमारियों का इलाज करते हैं। जैसे अगर किसी को माइग्रेन की शिकायत है तो हम माइग्रेन की दवाई देते हैं, किसी को एसिडिटी की शिकायत है तो हम एसिडिटी की दवाई देते हैं। लेकिन वो माइग्रेन की वजह क्या है, एसिडिटी की वजह क्या है, अगर इसके ऊपर इलाज किया जाए तो उसकी तकलीफ हमेशा के लिए दूर हो सकती है। और जड़ के ऊपर इलाज नहीं करने की वजह से बीमारियां जिंदगी भर चलते रहती है, दवाइयां जिंदगी भर चलती रहती हैं। तो बेस्ट फ्लावर रेमेडी ये ऐसी रेमेडी है जो कि मानसिक स्तर पे या भावनात्मक स्तर पे जो तकलीफें जुड़ी हुई हैं उसकी वजह से होने वाली तकलीफों को कम करने के लिए बेस्ट फ्लावर रेमेडी काम में आती है। और करीबन पिछले 100 सालों से ये पद्धति दुनिया भर में चल रही है। और कोविड के बाद में हम देख रहे हैं कि मानसिक रूप से तकलीफें बढ़ते जा रही हैं। आजकल हम लोग बार बार देख रहे हैं कि लोगों को माइग्रेन के अटैक्स आ रहे हैं, हाइपर एसिडिटी कॉमन होते जा रही है, हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, डायबिटीज का प्रमाण बढ़ गया है, हाई ब्लड प्रेशर का प्रमाण बढ़ गया है। लेकिन उससे भी ज्यादा जो तकलीफें हैं वो डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, इसका प्रमाण प्रचंड मात्रा में बढ़ गया है। और आजकल हम लोग सुनते हैं कि स्टूडेंट्स सुसाइड कर लेते हैं। तो ये सुसाइड करने की वजह भी मानसिक दबाव होता है। सुसाइड तो वो करने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है, ये बढ़ते जा रही है नो डाउट। लेकिन सुसाइड करने वाले अगर सपोज 10 लोग हैं तो उससे कई गुना ज्यादा लोग जो हैं वो ऐसी परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, वो सुसाइड नहीं कर पा रहे लेकिन उनकी जिंदगी जो है वो काफी चैलेंजिंग हो गई है। आपने देखा होगा कई सारे स्टूडेंट्स इन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं और काफी तनाव महसूस कर रहे हैं। आजकल हम लोग देखते हैं कोटा में हर हफ्ते एक दो स्टूडेंट सुसाइड कर लेता है, ये हम लोग समाचार सुनते हैं। तो ये तो एक दो स्टूडेंट सुसाइड कर लेता है उसके समाचार आते हैं, लेकिन जो सुसाइड नहीं कर रहा है लेकिन वो ऐसी परिस्थिति से तकलीफ में है, ऐसे लोगों के समाचार नहीं आते। और ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमारे पास जब पेशेंट्स आते हैं तब ये देख करके हमें पता चलता है कि कितने सारे लोग ये सब तकलीफों से जूझ रहे हैं। और ये केवल स्टूडेंट से रिलेटेड नहीं है, ये आम इंसानों से रिलेटेड है, क्योंकि कोविड के बाद में कहीं पे किसी के काम धंधे कम हो गए हैं, इनकम कम हो गई है, बीमारियां बढ़ रही है, खर्चे बढ़ रहे हैं। तो उसकी वजह से कंटिन्यूस मानसिक तनाव बना रहता है और यही मानसिक तनाव जो है वो बाद में बीमारी में कन्वर्ट हो जाता है। और ये किस प्रकार से कन्वर्ट होता है मैं आपको कुछ एक एग्जांपल बताना चाहता हूँ। मेरे पास एक पेशेंट आए, वो पेशेंट को अस्थमा और डायबिटीज ये दोनों की शिकायत है। ये मैं बात कर रहा हूँ करीबन 20 से 25 साल पहले की बात है, मेरे क्लिनिक के इनिशियल स्टेज की बात कर रहा हूँ मैं। पेशेंट 35 to 40 ईयर्स के बीच में थे, हेल्दी स्ट्रक्चर था फिजिकली। और देखने को जाएंगे तो कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं थी उनको और कुछ एलर्जिक तकलीफ वगैरह भी नहीं थी जिसकी वजह से उनको अस्थमा हो। लंग्स कंडीशन भी अच्छी थी। तो ओवरऑल अगर 20-25 साल के पहले का माहौल आप देखेंगे तो वो कंपेरेटिवली अभी के मुकाबले काफी हेल्दी हुआ करता था। लेकिन फिर भी उनको तकलीफ थी। तो मैं एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट तो उनको दे ही रहा था, लेकिन मुझे लग रहा था कि इनको कुछ और तकलीफ है जिसकी वजह से इनकी परेशानी बढ़ रही है। तो जैसे जैसे सेशंस बढ़ते जाते हैं, एक इंटरेक्शन बढ़ते जाता है, लोगों का फेथ बढ़ते जाता है, तो उनके साथ बात करते करते वो धीरे धीरे खुलने लगे। उन्होंने बताया कि वो एक बिजनेसमैन है और उनका बिजनेस अच्छा चल रहा था, इसके लिए एक्सपांड हो रहा था। तो सपोर्ट के लिए उनको उन्होंने अपने पार्टनरशिप में अपने रिश्तेदारों को इन्वॉल्व किया। उनके इन लॉज यानी साडू और साला ये उनके साथ में बिजनेस में ज्वाइन हो गए।
और बिजनेस अच्छी तरीके से ग्रो हो रहा था। ये बाहर का डिपार्टमेंट देख रहे थे, वो इंटरनल मैटर्स देख रहे थे। लेकिन उन्होंने क्या किया कि धीरे धीरे वो बिजनेस पूरा अपने हाथ में ले लिया और ये पर्सन को बिजनेस से बेदखल कर दिया। यानी ये इंसान को इतना बड़ा सदमा लगा कि जो बिजनेस मैंने डेवलप किया था और जिसके लिए मैंने उनको इन्वॉल्व किया था, मैंने उनको सपोर्ट किया, तो नतीजा ये हुआ कि उन्होंने मुझे धोखा दिया और आज मुझे उसकी वजह से इतनी सारी तकलीफें भुगतनी पड़ रही है। तो वो काफी डिप्रेशन में थे और इसकी वजह से उनको जो तकलीफ हो रही थी, डे टाइम में क्या होता है कि आप पूरा दिन भर बिजी होते हैं तो आपको कुछ याद नहीं आता है, लेकिन जैसे ही आप रात को सोते हैं आपको एक्टिविटी कम हो जाती है, तो उसके बाद में ब्रेन एक्टिविटी बढ़ जाती है, आपके सोचने की प्रक्रिया बढ़ जाती है। और तभी उनको तकलीफ होने लगती थी कि इन्होंने मुझे धोखा दिया, इनकी वजह से मैं सफर कर रहा हूँ, इनकी वजह से मैं परेशान हो रहा हूँ। और वो सोचने के बाद में वो रेस्टलेस हो जाते थे, उनका अस्थमा का अटैक आ जाता था, उनका शुगर बढ़ जाता था। तो जब उनके बारे में ये पता चला तो मुझे पता चला कि ये इनको अस्थमा और डायबिटीज फिजिकल तौर पे नहीं हुआ है, उनका पेनक्रियास का फंक्शनिंग की वजह से या लंग्स का फंक्शनिंग की वजह से नहीं हुआ है, लेकिन ये इमोशनल स्ट्रेस की वजह से हुआ है। तो मैंने उनको हनीसकल और स्टार ऑफ बेथलेम नाम की दवाई होती है। तो जो लोग पास्ट में जीते हैं, यानी पुरानी ऐसी कोई घटना हुई होगी जिसकी वजह से वो परेशान हुए हैं, या पुरानी कुछ यादें परेशान कर रही हो, तो उसके लिए हनी शकल काम में आती है। और स्टार ऑफ बेथलेम, ऐसा कोई सदमा लगा हो पिछला और उसका इम्पैक्ट में से कोई इंसान बाहर नहीं गुजर आता है। कई बार आपने भी महसूस किया होगा कि कई हम छोटी छोटी बातें कई सालों पहले घटी हो, लेकिन हमारे दिमाग को वो परेशान करती है, हम वही सारी चीजें याद करते रहते हैं। तो वो रात को याद आने की वजह से उनको अटैक्स आ रहे थे, तो उनको हनी शकल और स्टार ऑफ बेथलेम नाम की दवाई दी। और जब भी उनको एपिसोड्स हो तो उनको रेस्क्यू रेमेडी नाम की दवाई रिकमेंड की कि ये आप लीजिएगा, ताकि तुरंत से आपके एपिसोड कम हो जाए, आपकी तकलीफ तुरंत कम हो जाए, आपको इमरजेंसी में कोई दूसरी दवाई लेनी ना पड़े। और करीबन 1-2 महीने के रेगुलर ट्रीटमेंट के बाद में उनका अस्थमा का अटैक भी रुक गया, उनको पंप लेने की जरूरत ना पड़ने, उनका ब्लड शुगर नॉर्मल रहने लगा। और उसके बाद में धीरे धीरे उनकी ब्लड शुगर की भी दवाइयां बंद हो गई। 3 महीने के बाद में उनका अस्थमा और डायबिटीज ये दोनों तरीके से ठीक हो गया। अगर यही एलोपैथी पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम देखते हैं तो उनकी दवाइयां जिंदगी भर कम नहीं होती थी, इनफैक्ट कुछ अरसे के बाद में उनकी दवाइयां बढ़ जाती थी, क्योंकि आप रेगुलर जब दवाई लेते हैं तो आपका शरीर रिस्पॉन्ड नहीं करता है, वो रेजिस्टेंट हो जाता है। और जिसकी वजह से दवाइयों के डोसेज भी बदलने पड़ते हैं, ज्यादा करने पड़ते हैं या कॉम्बिनेशंस यूज करने पड़ते हैं। तो ये तकलीफ होती है। ये एग्जांपल मैं आपको इसके लिए बता रहा हूं कि मानसिक तकलीफों का हमारे शरीर के ऊपर परिणाम होता है, लेकिन हम केवल फोकस हमारे शरीर के ऊपर करते हैं कि अस्थमा हो गया तो अस्थमा के ऊपर हम इलाज करते हैं, डायबिटीज हो गया तो डायबिटीज के ऊपर इलाज करते हैं। लेकिन वो तकलीफ अगर हमें पूरा परेशान करती है तो उसकी वजह से एसिडिटी भी हो सकती है, उसकी वजह से माइग्रेन भी हो सकता है, उसकी वजह से जॉइंट पेन भी हो सकता है। तो केवल माइग्रेन का इलाज करने से नहीं होगा, माइग्रेन की जो वजह है उसको ठीक करना भी उतना ही जरूरी होता है। और इसी के लिए बेस्ट फ्लावर रेमेडी बहुत ही कारगर साबित होती है। तो यहाँ तक आप लोग मेरे साथ में हैं, आपको समझ में आ रहा है? अगर आप मेरे साथ में हैं तो यस लिखिए, ताकि मुझे मुझे पता पता चले कि चले आप कि आप सुन सुन रहे रहे हैं। हैं। थैंक यू। थैंक यू। Yes. ये जो ये जो फ्लावर फ्लावर रेमेडी रेमेडी है, होती है। यस, थैंक यू सुरपाल जी। ये जो फ्लावर रेमेडीज होती हैं ये बेसिकली फूलों में से बनाई जाती है, फूलों का अर्क होता है, एसेंस होता है। और ये इसे डॉक्टर बैच ने 38 मेडिसिन, 38 फ्लावर के अलग अलग गुण के हिसाब से 38 मेडिसिन उन्होंने आविष्कार किए। और 38 मेडिसिन के बाद में एक रेमेडी उन्होंने जो बनाई वो है रेस्क्यू रेमेडी, जिसके बारे में मैंने अभी आपको एग्जाम्पल में बताया था। तो ये रेस्क्यू रेमेडी ये 39 मेडिसिन है, लेकिन ये कोई सेपरेट फ्लावर रेमेडी नहीं है, लेकिन 5 फ्लावर रेमेडी का कॉम्बिनेशन है। इसमें 5 अलग अलग किस्म की जो फ्लावर रेमेडीज हैं, जिसके अलग अलग गुण हैं, उसको इकट्ठा करके इसको रेस्क्यू रेमेडी के तौर पे डेवलप किया गया है। और इसको इमरजेंसी के दौरान दिया जा सकता है। ये मेडिसिन सभी के घर में होना जरूरी है, क्योंकि ये लाइफ सेविंग ड्रग का काम कर सकती है। रेस्क्यू रेमेडी जो है
ये लाइफ सेविंग ड्रग के तौर पे काम में आ सकती है। यानी अगर किसी को अचानक से हार्ट अटैक आ जाता है, अस्थमा का अटैक आता है, फिट्स आ जाती है, कन्वल्जन्स हो जाते हैं, या अभी जैसे गर्मी का मौसम है, सनस्ट्रोक लग गया, लू लग गई और अचानक से कोई चक्कर आके बेहोश होके गिर गया, तो ऐसे वक्त में डॉक्टर के आने तक या डॉक्टर तक लेके जाने का वक्त काफी महत्वपूर्ण होता है। तो ऐसे वक्त में अगर ये रेस्क्यू रेमेडी के 3-4 बूंद अगर उसके जबान के नीचे रख दिए जाए तो वो इंसान की जान बच सकती है, या वो एटलीस्ट उतना वक्त मिल सकता है जितने में हम उनको डॉक्टर तक लेके जा सके या डॉक्टर आए और उसका इलाज शुरू करे, उतना वक्त तो हमें डेफिनेटली मिल सकता है। तो रेस्क्यू रेमेडी ये हर एक के घर में होना जरूरी है, ऐसी इंपॉर्टेंट मेडिसिन है ये। रेस्क्यू रेमेडी जो है ये कई सारी शिकायतों में काम में आती है, इमरजेंसी में तो काम में आती है। और कई बार किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको फिजिकल ट्रॉमा भी है, मेंटल ट्रॉमा भी है। उसको शरीर में चोट भी लगी है, दिमाग को भी चोट लगी है क्योंकि वो घबराया हुआ है और डरा एकदम से वो तकलीफ में भी है। तो ऐसे वक्त में अगर उसको रेस्क्यू रेमेडी दिया जाए तो तुरंत से वो शॉक में से बाहर आ सकता है। कई बार नई नजदीकी रिश्तेदार का डेथ हो जाता है, या हम जिससे इमोशनली अटैच हो ऐसे पर्सन अगर बीमार हो जाते हैं, सीरियस हो जाते हैं, या उनका एक्सीडेंट होता है, ऐसा कोई समाचार हम सुनते हैं, तो अचानक से हमें दिल को धक्का लगता है और एकदम से हम शॉक्ड हो जाते हैं और हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो ऐसे वक्त में अगर रेस्क्यू रेमेडी के 3 से 4 बूंद अगर दिए जाए तो वो पर्सन जल्दी से जल्दी वो मानसिक ट्रॉमा में से बाहर आ जाएगा, वो सदमे में से बाहर आ जाएगा और धीरे धीरे वो नॉर्मल होने लगेगा। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि कई बार ये सदमा इतना गहरा होता है कि लोग महीनों तक इसमें से उभर नहीं पाते हैं। मेरे एक पेशेंट है जिनके मम्मी का डेथ हो गया करीबन कोविड पीरियड में। इस बात को आज करीबन 4 साल होने को आए, 3.5 साल के ऊपर हो गए। अभी तक वो उसमें से उभरे नहीं है। यानी बार बार उनको वो तकलीफ, उनको उनकी मम्मी याद आती है और उसकी वजह से उनको एकदम से घबराहट बेचैनी होने लगती है, रेस्टलेस हो जाते हैं, एंजाइटी बढ़ जाती है। यानी 3.5-4 साल के बाद में भी आज भी उनको उसका असर होते लगता है। तो ऐसे वक्त में मानसिक प्रभाव कितना ज्यादा होता है और इसके लिए उसको इलाज करना बहुत ही जरूरी होता है। अगर आप इसका इलाज बेस्ट फ्लावर रेमेडी से करते हैं तो वो इंसान जल्दी से जल्दी बाहर आ सकता है। तो ऐसे 38 बेसिक फ्लावर रेमेडीज हैं और 39 रेस्क्यू रेमेडी है। तो रेस्क्यू रेमेडी अपने घर में जरूर से रखे, कोई भी इमरजेंसी। और जरूरी नहीं कि इमरजेंसी, अगर आपको दर्द होने लगता है अचानक, जैसे दांत का दर्द उठा, कान का दर्द, या माइग्रेन, या को पीरियड के दौरान पेट में क्रैम्प्स वगैरह आते हैं, या किडनी स्टोन का दर्द होता है, गॉल ब्लैडर स्टोन का दर्द होता है, ये अचानक से तीव्र मात्रा में दर्द होता है, तो ऐसी कोई भी तकलीफ में भी आप रेस्क्यू रेमेडी का इस्तेमाल करके उसको फर्स्ट एड के तौर पे इलाज कर सकते हैं। तो ये ना ही केवल जान बचाने के काम में आता है, लेकिन फर्स्ट एड के तौर पे भी ये काम में आ सकता है। कई बार छोटे बच्चे एकदम से रोने लगते हैं, तो ज्यादातर उनको पेट में तकलीफ होती है, गैसेस वगैरह बढ़ जाने की वजह से, पेट में क्रैम्प्स आने की वजह से वो रोते हैं, लेकिन वो बता नहीं पाते क्या तकलीफ हो रही है। तो ऐसे बच्चों को भी अगर आप 1-2 बूंद रेस्क्यू रेमेडी के दे देते हैं तो वो जल्दी से जल्दी उसमें से बाहर आ सकता है। तो रेस्क्यू रेमेडी जो है ये फ्लावर में से बनी हुई है, काफी इफेक्टिव है। सबसे महत्वपूर्ण बात, ये नेचुरल तरीके से बनी हुई है, इसमें कोई केमिकल नहीं है, इसके लिए इसमें कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। यानी आप किसी भी इंसान को आप दे सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि 1 साल से छोटे बच्चे को भी आप दे सकते हैं, 100 साल के बुजुर्ग को भी दे सकते हैं, प्रेग्नेंट लेडीज को भी दे सकते हैं। यानी ये एब्सोल्युटली सेफ है, इसमें कोई भी तकलीफ नहीं होता है, कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं होता है। ये लेने का तरीका भी बिल्कुल आसान है। ये लिक्विड फॉर्म में होती है दवाई। तो आप इसको, इसमें आपको ड्रॉप्स ही लेने होते हैं, यानी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में दवाई लेने की भी जरूरत नहीं है, और ये ड्रॉप्स की मात्रा 3 से 5 होती है। कभी कभार ज्यादा तकलीफ हो तो 8 से 10 बूंद की जरूरत पड़ती है रेस्क्यू रेमेडी वगैरह की। अदरवाइज 3 से 5 बूंद सफिशिएंट हो जाते हैं। ये दिन में 2 या 3 बार दिया जाता है, जरूरत के वक्त में हर 10-15 मिनट पे भी आप रिपीट कर सकते हैं। ये दवाई की और एक खासियत ये है कि ये दवाई आप डायरेक्ट जबान के ऊपर ड्रॉप्स ले सकते हैं या आप पानी में डालकर ले सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट दवाई लेने से मना करता है, उसको कोई दवाई नहीं चाहिए, और खास करके जब भी कोई सदमे में होता है, डिप्रेशन में होता है, तो वो ज्यादा कोऑपरेटिव नहीं होता है और उसको कोई जीने की इच्छा नहीं होती है, कुछ करने की इच्छा नहीं होती है, तो वो दवाई लेने से भी मना कर देता है कि मुझे कोई दवाई नहीं चाहिए। तो ऐसे वक्त में हम उसको जोर जबरदस्ती दवाई नहीं दे सकते हैं।
तो उसके लिए क्या करें, तो हम ये दवाई उसके खाने पीने की चीजों में मिला करके उसके जानकारी के बगैर भी दे सकते हैं। यानी अगर वो जो भी जूस पी रहे हैं, लिक्विड ले रहे हैं, तो वो लिक्विड में, सूप में, जूस में या खाने पीने में आप मिक्स करके भी दवाई दे सकते हैं। यानी ये दवाई आप किसी को भी दे सकते हैं, अगर वो पेशेंट चाहे या ना चाहे, उसको जानकारी हो या ना हो, लेकिन वो जरूर से ये दवाई का इस्तेमाल कर सकता है। जैसे अगर आपको पता है, जैसे सुरपाल जी होम्योपैथ फार्मासिस्ट है, तो उनको पता है कि होम्योपैथी दवाई जो है वो लेने के लिए हमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, या तो कुछ ध्यान रखना पड़ता है, जैसे 15-20 मिनट खाने से पहले या बाद में हमें वो दवाई नहीं लेनी होती है। या अगर कोई स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग चीजें खा रहा है, जैसा प्याज है, लहसुन है, यानी ऑनियन गार्लिक का इस्तेमाल कर रहा है, या कॉफी का इस्तेमाल कर रहा है, तो कई सारी दवाइयां जो है वो होम्योपैथिक की काम नहीं करती है। या कुछ लोग मुंह में पान गुटखा मावा भर के रखते हैं, तो वो तंबाकू की जो स्मेल होती है उसकी वजह से भी होम्योपैथी दवाई की असर नाबूद हो सकती है। तो इसके लिए होम्योपैथी में कई बार ये रिस्ट्रिक्शन आता है कि अगर पेशेंट कोई हमेशा तंबाकू खाने वाला है, तो उसको हम होम्योपैथी दवाई की बजाय हम दूसरी दवाइयों का इस्तेमाल करने के लिए सजेशन देते हैं। कई बार कुछ पेशेंट्स होते हैं, तो जिन लोगों को हाइपर एसिडिटी या पाइल्स की वजह से वो होम्योपैथ आयुर्वेदिक दवाई नहीं ले पाते, क्योंकि आयुर्वेदिक कुछ इंग्रेडिएंट्स से उनकी पाइल्स की शिकायत बढ़ती है या बॉडी हीट बढ़ती है, ऐसा उनको एहसास होता है। इसकी वजह से वो आयुर्वेद लेने से भी मना कर देते हैं। लेकिन बैच फ्लावर रेमेडी और बायोकेमिक सोल्ट थेरेपी, ये ऐसी थेरेपी है कि जो एब्सोल्युटली सेफ है, किसी भी इंसान को दी जा सकती है, छोटे बच्चे से लेकर के बड़े बुजुर्ग तक। तो बैच फ्लावर रेमेडी ऐसी मेडिसिन है जो आप किसी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ज्यादातर ये होम्योपैथी डॉक्टर्स के द्वारा इस्तेमाल होती है, इसके लिए होम्योपैथी मेडिकल स्टोर में ये आसानी से मिल जाती है। यानी कोई भी होम्योपैथी मेडिकल स्टोर होगा तो उसमें ये मिल जाएगी, ऑनलाइन आसानी से मिल जाती है, क्योंकि उसकी दवाइयाँ स्टैंडर्ड है, ये इंटरनेशनली भी मिल जाती है। तो ये जैसे रेस्क्यू रेमेडी, तो आप रेस्क्यू रेमेडी सर्च करेंगे तो रेस्क्यू रेमेडी अलग अलग कोई भी कंपनी की हो, उसके इंग्रेडिएंट और उसके पोटेंसी वो सेम रहती है। तो आप रेस्क्यू रेमेडी ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, होम्योपैथी मेडिकल स्टोर में भी आसानी से मिल जाती है। और ये काफी सस्ती भी होती है। यानी अगर आप देखेंगे तो एक 30 ml की बोतल जो होती है वो 100 से 150 रुपए के अंदर आती है, और ये बोतल करीबन 3 हफ्ते से 4 हफ्ते चलती है। यानी एक दवाई अगर आपको दिया जाए तो भी 150 रुपए के आसपास पड़ती है। अगर 2-3 दवाइयों का भी कॉम्बिनेशन किया जाए तो 500-600 रुपया महीने से ज्यादा खर्चा नहीं आता है। यानी इकोनॉमिकल भी है, यानी पेशेंट अफोर्ड भी कर सकता है, और कई सारी दूसरी दवाइयों का सेवन उसकी वजह से कम हो सकता है। क्योंकि अगर इसकी वजह से अगर आपका एसिडिटी ठीक हो जाता है या कम हो जाता है, मानसिक तनाव की वजह से, क्योंकि एसिडिटी की जो मुख्य वजह है हरी वरी करी, ये उसकी मुख्य वजह बताई गई है। हरी यानी जिसका उतावला स्वभाव है, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। तो जो लोग सिटी लाइफ में जीते हैं उनको आपने देखा होगा, वो खुद तो भागते हैं, लेकिन कुछ लोगों का नेचर ऐसा होता है कि वो दूसरे लोगों को भी भगाते हैं। तो ये जो हरी वाला नेचर होता है, इम्पेशंस होते हैं वो लोग, उनमें धीरज की कमी होती है। आप देखेंगे तो ट्रैफिक जाम में अटके हुए हैं, पूरे व्हीकल्स की लाइन लगी है, तो भी लोग हॉर्न बजाते रहेंगे। अब आगे का जब तक व्हीकल जाता नहीं है तब तक हमारी गाड़ी आगे बढ़ नहीं सकती, और जब तक हम आगे नहीं जाएंगे वो पीछे वाला भी आगे नहीं बढ़ सकता है। लेकिन फिर भी वो हॉर्न बजाते रहते हैं, यानी उनमें धीरज की कमी होती है। तो ऐसे जो इम्पेशेंट लोग होते हैं उसके लिए बेस्ट फ्लावर में इम्पेशंस नाम की दवाई होती है, इसका नाम ही है इम्पेशंस। तो जो लोगों में इम्पेशंस होता है, जो लोग इम्पेशेंट होते हैं, धीरज की कमी होती है, ऐसे लोगों का बीपी भी बढ़ जाता है, ऐसे लोगों की एसिडिटी बढ़ जाती है, ऐसे लोगों को माइग्रेन की शिकायत हो सकती है। यानी केवल आपके स्वभाव की वजह से आपके मन का ही असर नहीं होता है, लेकिन आपके शरीर के ऊपर, आपके अवयवों के ऊपर भी उसका असर होता है। और ऐसा देखा गया है कि इमोशंस और अवयव, यानी हमारे बॉडी ऑर्गन्स और हमारे इमोशंस, ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। हम लोग एक्यूपंक्चर में भी जब 5 एलिमेंट्स थियरी देखते हैं तो उसमें हम लोग देखते हैं कि इमोशंस का, यानी हमारी भावनाओं का, हमारे अवयवों के साथ में किस प्रकार से कनेक्शन है। अ, ऐसा देखा गया है कि पुरुष जो होते हैं वो अपनी इमोशंस को, अपनी भावनाओं को अपनी कमर में छुपा के रखते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि मर्द को कभी दर्द नहीं होता है, पुरुष को रोना नहीं चाहिए। तो वो अपने इमोशंस इजीली एक्सप्रेस नहीं कर सकते, शेयर नहीं कर सकते, और उनके इमोशंस जो हैं वो अंदर ही अंदर दबे हुए होते हैं, और ये दब के कमर पे रुकते हैं।
और इसकी वजह से जेंट्स में लोअर बैक के प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होते हैं। और देखा गया है कि उनके एमआरआई निकालो, एक्सरे निकालो, एब्सोल्युटली नॉर्मल होता है, लेकिन उसके बावजूद उनका कमर दर्द ठीक नहीं होता है। तो ये जो इमोशनल सप्रेशन है वो किस प्रकार से हमारे अवयवों के ऊपर काम करता है। उसी प्रकार से जिन लोगों को भी डर ज्यादा लगता है, तो डर की वजह से घुटनों में दर्द हो सकता है, घुटनों की शिकायत हो सकती है। हम लोग एक्सरे में देखते हैं घुटनों में चेंजेस हुए हैं, नी रिप्लेसमेंट डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, कर लेते भी है। लेकिन उसके बाद में भी कई सारे पेशेंट हमारे पास में आते हैं कि नी रिप्लेसमेंट के बावजूद मेरा घुटने का दर्द कम नहीं हो रहा है। क्यों कम नहीं हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं दिमाग में डर दबा पड़ा हुआ है। फिर वो अकेले रहने का डर हो सकता है, वो बीमारी का डर हो सकता है, वो मौत का डर हो सकता है। डर कोई भी हो सकता है। तो डर की वजह से घुटने में तकलीफ होती है। उसी प्रकार से हम लोग कहते हैं कि हम लोग जिम्मेदारी का बोझ अपने कंधे पर उठाते हैं। ये एक मुहावरा है, लेकिन ये रियलिटी में भी सही है। मेरे एक पेशेंट थे, मैनेजर पोस्ट पे। उनके बॉस बिजनेस एक्सपेंशन के लिए अब्रॉड गए थे 2-3 महीने के लिए। तो कंपनी की सारी जिम्मेदारी ये इंसान पे आ गई। उनके लिए ये बहुत बड़ा अनुभव था, बहुत बड़ा चैलेंज भी था। लेकिन उन्होंने अच्छी तरीके से उसको मैनेज कर लिया। 2-3 महीना उन्होंने कंपनी अच्छे से हैंडल कर ली। ये उनके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, तो उन्होंने बखूबी निभा ली। लेकिन उसका प्रेशर उतना ज्यादा था कि 3 महीने के बाद में उनको कंधे का दर्द होने लगा। कंधा दर्द होने लगा तो उसको एक्यूपंक्चर का ट्रीटमेंट किया, फिजियोथेरेपी किया, ऑयल मसाज किया, कई दिनों तक ट्रीटमेंट चला, लेकिन फिर भी उनका कंधे का दर्द ठीक नहीं हो रहा था। फ्रोजन शोल्डर उनका बना हुआ था। फिर जब भी बात करते करते पता चला कि ये ऐसे दौर से गुजरे हैं, तो मानसिक तनाव ज्यादा होने की वजह से उनको बाद में कंधे का दर्द शुरू हो गया। यानी हम लोग कहते हैं ना कि जिम्मेदारी का बोझ कंधे पे उठाना, तो ये उसका एग्जाम्पल है। तो फ्रोजन शोल्डर उसी का नतीजा था। फिर उनको बेस्ट फ्लावर रेमेडी की 2-3 मेडिसिन का कॉम्बिनेशन दिया, तो कुछ ही दिनों में उनका कंधे का दर्द ठीक हो गया। यानी जो दर्द हमें दिखता था फिजिकल तौर पे, इलाज भी फिजिकली किया गया, फिजियोथेरेपी किया गया, ऑयल मसाज किया गया, एक्यूपंक्चर किया गया, लेकिन उसके बावजूद उनको राहत मिली, लेकिन पूरा ठीक नहीं हुआ। लेकिन वही बीमारी को थोड़े दिन की बेस्ट फ्लावर रेमेडी में पूरी तरीके से उनका दर्द से छुटकारा हो गया, क्योंकि उनके दिमाग पे जो बोझा था, जो वो दबाव था, वो दबाव रिलीज हो गया। तो वैसे ही उनका कंधा भी रिलीज हो गया। तो इस तरीके से इमोशंस जो हैं वो हमारे अवयवों के ऊपर काम करते हैं। ऐसा कहा जाता है, जिसको गुस्सा ज्यादा आता है उसका लिवर कमजोर हो जाता है, उसकी आंखें कमजोर होती है, उसके मसल्स पेन बढ़ जाते हैं। यानी कई बार चश्मे के नंबर बार बार बढ़ते हो या कम दिखाई देता हो, आप कितना भी लेजर ट्रीटमेंट कराओ चश्मे के नंबर बढ़ते ही जा रहे हैं, क्योंकि उसका लिवर कमजोर है। लिवर क्यों कमजोर है? वो इंसान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। यानी गुस्सा लिवर के साथ में कनेक्टेड है। उसी प्रकार से एंजाइटी जिसको ज्यादा होती हो, तो उसको स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं। जिसको दुख है, निराशा है, ग्रीफ है, जैसे किसी नजदीकी रिश्तेदार का डेथ हो गया, या कोई ऐसी घटना घटी, अचानक से जॉब चला गया, बीमारियां आ गई, तो ये जो दुख है, ये दुख जो है वो लंग्स की शिकायत क्रिएट कर सकता है, यानी उसको अस्थमा वगैरह की शिकायत हो सकती है। स्किन प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, यानी एक्जिमा सोरियासिस की शिकायत हो सकती है, पिंपल्स वगैरह आ सकते हैं, फोड़े फुंसी हो सकती है। उसका लार्ज इंटेस्टाइन को असर कर सकती हैं, यानी उसको इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम हो सकता है, कोलाइटिस हो सकता है, डायरिया, डिसेंट्री हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। यानी दुख की वजह से, निराशा की वजह से लंग्स, लार्ज इंटेस्टाइन, स्किन, इसके ऊपर परिणाम हो सकता है। बीमारी हो सकती है। अभी जैसे अगर किसको सोरियासिस या एक्जिमा हुआ, तो स्किन स्पेशलिस्ट के पास में जाएंगे या स्किन की बीमारी का इलाज करेंगे। लेकिन उसके पीछे की वजह अगर उसका दुख है, निराशा है, तो जब तक उसको इलाज नहीं किया जाता है, उसका एक्जिमा सोरियासिस कंट्रोल में नहीं आएगा। उसी प्रकार से जिन लोगों को डर ज्यादा लगता है, तो फियर का डायरेक्ट इफेक्ट किडनी से है। डर की वजह से किडनी का फंक्शन वीक हो सकता है, डर की वजह से हड्डियां कमजोर हो सकती है, डर की वजह से दांत कमजोर हो सकते हैं, डर की वजह से कम सुनाई दे सकता है, डर की वजह से प्रजनन अंगों में कमी आ सकती है, जिसकी वजह से पीरियड्स में बदलाव लाना या हॉर्मोन्स में बदलाव आना हो सकता है। यानी इमोशंस किस प्रकार से हमारे अवयवों के साथ में जुड़े हुए हैं, किस प्रकार से हमारे शरीर के साथ में जुड़े हुए हैं। तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ रहा है? इंटरेस्टिंग लग रहा है आप लोगों को? अगर आपको समझ में आ रहा है, यहाँ तक आप मेरे साथ में हैं, तो यस लिखिए।
वाकई में काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी वैसे भी इंटरेस्टिंग है। और अगर आप देखेंगे तो अपने आसपास के माहौल में अगर आप लोगों को देखेंगे, तो लोगों की साइकोलॉजी अगर आप स्टडी करेंगे तो एक एक इंसान के ऊपर आप एक एक किताब लिख सकते हैं। इतना इंटरेस्टिंग साइकोलॉजी है। और यह साइकोलॉजी के ऊपर बेस्ट फ्लावर रेमेडी काम में आती है। अब बेस्ट फ्लावर रेमेडी जो काम में आती है, उसमें बेस्ट फ्लावर में कई सारे ऐसे जो नेगेटिव इमोशंस हैं, तो ये नेगेटिव इमोशंस को अलग अलग ग्रुप में बाइफरकेट किया हुआ है। जैसे एक ग्रुप है फियर, जिसमें डर। अभी डर कई किस्म के हो सकते हैं। कई लोगों को छिपकली का डर लगता है, कई लोगों को कॉकरोच का डर लगता है, कई लोगों को अंधेरे में जाने से डर लगता है, कई लोगों को पानी में डर लगता है, तो कई लोगों को ऊंचाई से देखने में डर लगता है। तो ये सारे नॉन फियर्स होते हैं, यानी हमें पता है कि ये किन चीजों का डर है हमें। तो कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जो अनजानी हैं, लेकिन हमें डर लगता है, पता नहीं कुछ तो भी हो जाएगा। काला जादू का डर लगता है, या तो फिर कुछ ना कुछ होने वाला है, कुछ घबराहट बेचैनी होती है। कई बार ये फीमेल्स को बहुत बार, खास करके मेनोपॉज के दौरान, ये मैंने देखा है कि मेनोपॉज के दौरान वो अचानक से रात में नींद में इतनी सी घबरा जाती है, ऐसी घबरा जाती है जैसे उनको लगता है उनकी छाती के ऊपर कोई वजन रख दिया है, उनका गला किसी ने दबा दिया है। वो चिल्लाना चाहते हैं लेकिन आवाज नहीं निकलती है, और एकदम से वो हड़बड़ा करके बैठ जाती है। तो ऐसी शिकायत खास करके मेनोपॉज के वक्त में बहुत बार देखने को मिलती है। तो ये अनजाना डर है, कुछ तो भी हो जाएगा, या तो फिर वो सपना देखा है या कुछ चीजें दिमाग में आ रही है, लेकिन वो डर बाद में पैनिक अटैक के रूप में सामने दिखाई देता है। और उसके लिए भी सर्टन मेडिसिन बेस्ट फ्लावर की अगर दी जाए, तो वो धीरे 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 ये डर से मुक्ति पा सकते हैं। कई लोगों को अनसर्टनटी होती है, पता नहीं क्या होगा, बस सब ठीक होगा कि नहीं, कुछ तकलीफ तो नहीं होगी, यानी अलग 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 सोच होती है। और उसमें अनसर्टनटी रहती है उन लोगों को कि मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मुझसे ये होगा कि नहीं होगा। तो ड्यूअल माइंड में होते हैं, कंफ्यूज स्टेज में होते हैं। उसके लिए भी कुछ अच्छी सी बेस्ट फ्लावर रेमेडीज होती हैं कि जो ऐसे स्टेज में से बाहर निकाले। कुछ लोग होते हैं वो दूसरों की बहुत ज्यादा फिक्र करती है, और इतने ज्यादा फिक्र करते हैं कि वो अपने आप को उसमें इग्नोर कर देते हैं। और उनको कई सारी, जैसे अगर लड़का या पोता अगर बाहर गया हुआ है, उसको आने में थोड़ी देर हो जाती है, तो उनको घबराहट बेचैनी होने लगती है। वो चार चार बार उसको फोन करके पूछते हैं, तू ठीक है ना, कहाँ है, क्या हो गया, क्यों लेट हो गया। यानी वो उतना ज्यादा परेशान होते हैं वो। तो ये जो दूसरों से के लिए जो चिंतित होते हैं, तो उनको भी कई सारी बीमारियां होती है। तो उनके लिए भी ये थेरेपी बहुत काम में आती है। कुछ लोग जो होते हैं, वो एकदम दुख में, निराशा में रहते हैं, कि जैसे कि उनको ऐसा लगता है कि अभी जिंदगी में कोई जीने का मजा ही नहीं है। और ऐसे में कुछ लोगों के सुसाइडल टेंडेंसी होती है कि जब जिंदगी में कुछ मजा ही नहीं रखा है, तो फिर जिंदगी जीने का क्या फायदा। तो वो अक्सर बात करते हैं कि ऐसा लगता है कि मुझे जिंदगी जीनी ही नहीं है, जिंदगी में कुछ इंटरेस्टिंग हो ही नहीं रहा है। तो ये जो भावना होती है, तो उसके लिए भी कुछ मेडिसिन होती हैं। तो ऐसे अलग 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 ग्रुप बनाए हैं कि जिसमें ये मेडिसिन काम में आती है। लेकिन ये केवल पेशेंट्स के लिए नहीं है, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए भी काम में आती है। जैसे आपने महसूस किया होगा, जैसे एग्जाम नजदीक में आती हैं, तो स्टूडेंट्स का एंजाइटी बढ़ जाता है। पता नहीं मैं ये सिलेबस कर पाऊंगा कि नहीं, मेरा कंप्लीट होगा कि नहीं, मेरा स्टडी ठीक से होगा कि नहीं। तो ये उनको एक प्रेशर क्रिएट होता है। उसी प्रकार से जैसे अकाउंटेंट्स होते हैं, तो मार्च एंडिंग आता है, तो वैसे उनका प्रेशर बढ़ जाता है। उनको पता है कि हमें 31 मार्च तक सभी अकाउंट्स क्लियर करने हैं। तो उनको तभी एनर्जी भी चाहिए होती है, लेकिन वो मेंटल स्ट्रेस से भी गुजरते हैं। तो उसके लिए भी कुछ मेडिसिन होती हैं, अगर वो टाइम पर लिया जाए, तो उनकी वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ जाती है। स्टूडेंट्स को भी, जैसे मेरे एक स्टूडेंट था, पेशेंट, F5 में था वो, 12वीं के बाद में सीनियर डिग्री कॉलेज में वो F5 में था। तो उसने जो फर्स्ट सेमिस्टर होता है, वो एग्जाम के बाद में वो आया कि पता नहीं, मैंने पूरा पढ़ाई किया था, लेकिन मैं जैसे एग्जाम लिखने बैठा, मैं पूरा ब्लैंक हो गया। मतलब मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, मैंने क्या पढ़ा है, ये सवाल का जवाब क्या है, मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा था। और वही टेंशन में मेरा आधा घंटा निकल गया, और उसकी वजह से मेरा पेपर भी कंप्लीट नहीं हुआ, और जो लिखा है वो भी मैंने ठीक से नहीं लिख पाया मैं, क्योंकि इतनी घबराहट बेचैनी हो रही थी, पसीना हो रहा था, दिल की धड़कनें तेज हो गई थी, तो मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था। तो मेरा सारे एग्जाम जो है वो वैसे ही चली गई। तो ये जो स्थिति में कई सारे लोग महसूस करते हैं, आपने भी देखा होगा अपने आसपास के लोगों को, या कई बार अपने घर में भी, अगर ऐसे स्टूडेंट्स वगैरह अक्सर कहते हैं कि मुझे कुछ एग्जाम में याद ही नहीं आता है।
तो हमारे पास ऐसे कई सारे पेशेंट्स आते हैं कि जो कहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ाई तो पूरा कर लेता है लेकिन एग्जाम के वक्त में वो परफॉर्म नहीं कर पाता। तो वो जो लड़का था उसको मैंने बेस्ट फ्लावर रेमेडी की शुरुआत की, एक 2-3 महीना कंटिन्यू उसको दिया। उसके बाद में जो फाइनल एग्जाम आया, वो फाइनल एग्जाम में वो इतना कॉन्फिडेंटली उसने परफॉर्म किया। लार्ज नाम की एक दवाई आती है जो कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए काम में आती है, LARCH, लार्ज। ये दवाई जो है वो सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाती है, ये केवल स्टूडेंट्स का नहीं, सभी लोगों का। जैसे कुछ लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं होता है, इंटरव्यू देने से पहले घबराहट बेचैनी हो जाती है, या कई कुछ नया प्रोजेक्ट करना हो, कुछ नया काम करना हो, तो उसके पहले कॉन्फिडेंस नहीं होता मैं ये कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए लार्ज दवाई काम में आती है। उसी प्रकार से कई बार क्या होता है, खास करके जो लोग अच्छे परफॉर्मर होते हैं, जिन्होंने हमेशा 90% लाया है, तो उसके ऊपर हमेशा प्रेशर बना रहता है कि हर एग्जाम में उसको 90% आना चाहिए। और उसकी वजह से वो इतना प्रेशराइज फील करते हैं अपने आप को कि कई बार वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। तो ऐसे वक्त में एल्म नाम की दवाई होती है, वो बहुत ही काम में आती है। अगर आपको एग्जांपल बताऊं तो सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर ने 99 सेंचुरीज बैक टू बैक किए, यानी बहुत ही कम समय में 99 सेंचुरीज कवर की। लेकिन 99 टू 100 के लिए पहुंचने को उनको काफी वक्त लगा, और उसमें कई बार वो नर्वस 90 में आउट हो गए, क्योंकि लोगों का प्रेशर, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा थी कि उन्होंने अच्छा ही परफॉर्म करना चाहिए, या तो वो अगली मैच में सेंचुरी करेंगे या उसके बाद की सीरीज में करेंगे। ये कंटिन्यू प्रेशर उनके ऊपर दिया गया था, और वो खुद भी वो प्रेशर महसूस कर रहे थे। तो हमारे पास साथ में भी ऐसा कई बार होता है, खास करके हाउसवाइफ ने भी ये अनुभव किया होगा कि अदरवाइज वो रेगुलरली 8-10 लोगों का खाना हंसी खुशी बना लेते हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि कभी जब घर पे मेहमान आने वाले हैं, कोई एक फैमिली खाना खाने आ रहा है, तो वो 4-5 लोग आ रहे हैं, तो उनका टेंशन बढ़ जाता है कि पता नहीं मैं खाना ठीक से बना पाऊंगी कि नहीं, टाइम पे हो पाएगा कि नहीं, टेस्ट अच्छा रहेगा कि नहीं, वे लोग खुश होंगे कि नहीं। यानी इसके पहले उन्होंने 25-50 लोगों का खाना भी बनाया हुआ है, और अच्छी तरीके से बनाया हुआ है, विथ एक्सपर्ट एंड उनका एक्सपर्टीज के साथ में। लेकिन अभी एक कुछ वक्त कभी ऐसा आ जाता है कि ऐसे वक्त में जब 4 लोगों का खाना भी बनाना हो एक्स्ट्रा, तो प्रेशर आ जाता है कि पता नहीं मैं ये कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। तो ऐसे वक्त में एल्म नाम की दवाई काम आती है, और ये दवाई खास करके तभी काम में आती है जब भी घर में कोई मेजर फंक्शन हो। सॉरी। जब भी हमने घर में कोई फंक्शन रखा हो, लोगों को इनवाइट किया हो, जैसे शादी ब्याह का फंक्शन हो, घर में वास्तु पूजन हो, किसी का बर्थडे सेलिब्रेशन हो, एनिवर्सरी सेलिब्रेशन हो, कहीं पे कुछ पूजा पाठ वगैरह रखे हैं और लोगों को इनवाइट किए हो, तो जब तक वो इवेंट नहीं होता है ना, तो घर के लोग चैन से बैठ नहीं पाते। और वो 8-15 दिन का जो वक्त होता है ना, वो बहुत ही प्रेशर वाला होता है, बहुत ही टेंस होता है। और घर के जो मुखिया होते हैं, घर के जो वर्किंग लोग होते हैं, जिम्मेदार लोग होते हैं, उनकी रात की नींद हराम हो जाती है, खाना हराम हो जाता है। वो पेट भर के खाना भी नहीं खा सकते और अच्छी तरीके से सोते भी नहीं है, नींद में भी उनको वो ख्याल आते हैं और वो झपक के उठ जाते हैं। तो अगर वो पर्सन अगर एल्म नाम की दवाई अगर कुछ दिनों पहले से लेना शुरू करे, तो उनका माइंड कूल रहेगा, वो अच्छी तरीके से काम भी कर पाएंगे, अच्छे फैसले भी ले पाएंगे, और उनका रूटीन लाइफ भी डिस्टर्ब नहीं होगा। यानी ये केवल पेशेंट के लिए नहीं है ये शास्त्र हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए, क्योंकि अब ऐसे कई सारी सिचुएशन से हम लोग अक्सर गुजरते हैं। जैसे अचानक से अगर हम किसी के बारे में कुछ सुन लेते हैं, किसी को कोई बिजनेस में लॉस हो गया, या तो नजदीकी रिश्तेदार का डेथ हो गया, या बीमार हो गया, तो तुरंत से हमें सदमा बैठता है, या हमें तुरंत से उसकी तकलीफ होने लगती है। तो ऐसे वक्त में अगर हम रेस्क्यू रेमेडी और बाकी कुछ दवाई जो इससे रिलेटेड होती है, वो अगर ले ले, तो तुरंत से हम स्टेबल हो सकते हैं। यानी बेस्ट फ्लावर रेमेडी हमारे लोगों के लिए भी काम की है, दूसरे लोगों के लिए भी काम की है। और जो भी डिप्रेशन में होता है, जिसको एंजाइटी है, जिसको स्ट्रेस लेवल ज्यादा है, उस वक्त उसको ज्ञान की बात देने का कोई मतलब नहीं होता है। उसे भी समझता है कि मुझे टेंशन नहीं लेना है, मुझे योगा करना है, मुझे एक्सरसाइज करना है, मुझे अच्छे से नींद करनी है, मुझे टाइम पे खाना खाना है, ये उसको भी जानकारी है। लेकिन तभी उसका मन उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, यानी वो करना चाहता है लेकिन फिर भी उससे ये होता नहीं है। तो ऐसे वक्त में आप उसको कितना भी काउंसलिंग करो, उसको कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि वो समझ सब कुछ सकता है लेकिन इंप्लीमेंट नहीं कर पाता है।
तो ऐसे वक्त में उसको हैंड होल्डिंग की जरूरत होती है, ऐसे वक्त में उसको सपोर्ट सिस्टम की जरूरत होती है, और ये सपोर्ट सिस्टम बेस्ट फ्लावर रेमेडी दे सकते हैं। तो बेस्ट फ्लावर रेमेडी के कुछ ड्रॉप्स अगर उसको दिन में 2-3 बार कुछ कॉम्बिनेशन बना करके अगर दिया जाए कुछ दिनों तक, तो वो धीरे 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 ये डिप्रेशन वाले फेज से बाहर आ सकता है। फिर उसको धीरे धीरे एक्शन लेने की शुरुआत वो कर सकता है, फिर वो योगा भी करेगा, फिर वो वॉकिंग भी करेगा, खाना भी टाइम पे खाएगा, वो नींद भी अच्छी तरह से करेगा, और ये सब करेगा तो ऑटोमेटिकली वो बीमारी में से बाहर आ जाएगा। लेकिन जब भी उसको तकलीफ है, तभी उसको सहारे की जरूरत होती है, तभी उसको सपोर्ट की जरूरत होती है, तभी उसको हैंड होल्डिंग की जरूरत होती है, तभी उसको ज्ञान की बातें देने का कोई मतलब नहीं है, उसको देना भी नहीं चाहिए, उससे वो ज्यादा परेशान हो जाता है। उसको समझ में आता है कि ये मुझे करना चाहिए, लेकिन उसका मन उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, उसको साथ नहीं दे रहा है। तो ऐसे लोगों को बेस्ट फ्लावर रेमेडी को साथ अगर दिया जाए, तो वो जल्दी से ये सिचुएशन से बाहर आ सकता है, क्योंकि बेस्ट फ्लावर रेमेडी में वो ताकत है कि नेगेटिव इमोशंस से सब उसको जो न्यूट्रलाइज करके धीरे धीरे पॉजिटिव इमोशंस लाता है। जैसे किसी में अगर कॉन्फिडेंस की कमी है, उसको डर लग रहा है कि मैं ये चीज कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, तो बेस्ट फ्लावर रेमेडी उसको करेज देने का काम करती है, यानी उसको हिम्मत देने का काम करती है। यानी आप बाहर से दिलासा दो, बाहर से हिम्मत दो, ये थोड़ी देर तक काम करता है, लेकिन जब वो हिम्मत अंदर से आती है, फिर आपको बाद में किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ती है, फिर आपको कोई सपोर्ट सिस्टम की जरूरत नहीं पड़ती है, फिर शरीर अपने आप, मन अपने आप उसके ऊपर काम करने लगता है। लेकिन तब तक का जो सपोर्ट सिस्टम है, वो देने का काम बेस्ट फ्लावर रेमेडी कर सकते हैं। और ये फूलों में से बना हुआ है तो एब्सोल्युटली सेफ है, तो उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो बहुत अच्छी तरीके से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ये साइंस कितना इंपॉर्टेंट है या कितना इंटरेस्टिंग है। या थैंक यू स्मृति जी फॉर योर एप्रिसिएशन। आपका समझाने का तरीका बहुत अच्छा है, ये कमेंट आपने किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी कोशिश ये रहती है कि आम इंसान भी अच्छी तरीके से साइंटिफिक बातें समझ सके, क्योंकि साइंस की बड़ी बड़ी बातें या बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल करके लोगों को इम्प्रेस करना, उससे कोई सीख नहीं पाता है। सीखता तभी है जब वो अपने आप को वो सिचुएशन से कोरिलेट कर पाता है, या वो चीज उसके दिमाग से उसके दिल तक पहुंचती है। और कोई भी चीज एक बार दिल में पहुंच जाए तो वो रजिस्टर हो जाती है, फिर वो हमेशा के लिए हमें याद रह जाती है। तो मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं साइंटिफिक सब्जेक्ट्स भी जो हैं, वो अपनी रोज की जिंदगी के साथ में जो हमारे अनुभव होते हैं, उसके साथ में उसको कोरिलेट करके अगर समझा पाऊं, तो जिसका एजुकेशन नहीं है वो भी उसे समझ सके। क्योंकि एजुकेटेड लोग जो होते हैं, वो लोगों का अलग लेवल होता है, वो अलग अलग चीजें सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं, तो उन लोगों का ग्रास्पिंग पावर अलग होता है। लेकिन आम इंसान वो इसकी वजह से हिचकिचाता है कि मेरे पास में एजुकेशन नहीं है, या तो मेरा वो क्वालिफिकेशन नहीं है, तो फिर अभी मैं ऐसी सब चीजें कैसे सीखूं, या मुझे सीखना है लेकिन इन लोगों के बीच में मैं कैसे जाऊं, मैं सवाल पूछूंगा तो कैसे लगेगा। तो ये कई बार हमारी सिचुएशन ऐसी हो जाती है, और ये परिस्थिति में से भी बाहर निकलने के लिए बेस्ट फ्लावर रेमेडी होती है। जब हमें अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता है, लेकिन अपने आप को हम इंफीरियर फील करते हैं, तो उसके लिए भी कुछ बेस्ट फ्लावर रेमेडी होती है। कुछ लोग सुपीरियर इंफेरिटी सुपीरियर कॉम्प्लेक्स से जो लोग जूझते हैं, सुपेरियरिटी कॉम्प्लेक्स, कि जिसमें गुरुता ग्रंथि होता है, मुझे तो सब कुछ पता है, मुझे कुछ सीखना नहीं है। अभी ये सारी चीजें क्या पता, मेरे तो ये सब देखी हुई है, पढ़ी हुई है, सुनी हुई है, मुझे कोई नया साइंस सीखना नहीं है, मुझे कोई नई बातें सीखनी नहीं है। तो वो अपने आप को बंद करके रख देते हैं, और कोई भी चीज बंद हो तो वहां पे कोई चीज एंटर नहीं होता। लेकिन ये भी सर्टन नेगेटिविटी है। जब आप अपने आप को एक कवच में बंद करके रख देते हैं, तो आपको पता नहीं है कि बाहर की दुनिया कैसी है। तो ये भी एक नेगेटिविटी है। और ऐसे लोग जो हैं, वो लोगों के साथ में मिक्स नहीं होते हैं, उनका सोशल इंटरेक्शन नहीं होता है। वो कहीं पे पार्टी में भी जाएंगे तो भी किसी के साथ में वो लोग ज्यादा घुल मिल नहीं सकते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ये सब मेरे काम का नहीं है, या तो मुझे इसमें कुछ इंटरेस्ट नहीं है। तो वो अपने आप को एक अलग सी दुनिया में, अलग से कोचले में बंद करके रखते हैं, और जिसकी वजह से बाद में उनको लोनलीनेस फील होने लगता है, क्योंकि उनकी सोशल लाइफ डिस्कनेक्टेड हो जाती है, और जिसकी वजह से वो लोगों से इंटरेक्शन नहीं कर पाते, और उसका वो नतीजा ये होता है कि वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। यानी जैसे इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स परेशान करता है, वैसे कुछ लोगों को सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी परेशान करता है। तो कई सारे लोगों का ये एटीट्यूड होता है। तो उसके लिए भी बेस्ट फ्लावर रेमेडी, यानी ये हमारे सारे
नेगेटिव इमोशंस है, तो और बेस्ट फ्लावर में ऐसे हजारों किस्म के नेगेटिव इमोशंस को एड्रेस किया गया है, उसको जाना पहचाना, मतलब उसके बारे में बताया गया है। और अगर ये चीज अगर आप देखते हैं सीखते हैं तो आपको पता चलेगा कि ये तो कितनी सारी मेडिसिन तो मुझे इसके काम की है। क्योंकि कई सारी ऐसी चीजें होती हैं कि जो हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते। अभी जैसे किसी को छिपकली का डर लगता है या कॉकरोच का डर लगता है, आप क्या दवाई लेंगे उसके लिए, किसके कौन से डॉक्टर के पास में जाएंगे? तो ये सारी चीजें आप मन ही मन में रख देते हैं और आप किसी को बताने से भी शर्माते हैं, कोई क्या बोलेगा, ये बंदा छिपकली से डरता है या कॉकरोच से डरता है। लेकिन जो डरता है, वो अगर मैंने देखा एक पेशेंट जो अ, उनका मतलब रूरल एरिया में वो रहते थे, तो वहां पे सांप और बिच्छू निकलते थे, तो वो सांप और बिच्छू पकड़ सकती थी। वो बिच्छू को भी पकड़ के बाल्टी में रख करके बाहर फेंक के आती थी, सांप को भी डब्बे में बंद कर करके वो बाहर फेंक के आ सकती थी। लेकिन छिपकली देखी या कॉकरोच देखा तो वो पलंग के ऊपर चढ़ जाती। यानी ताज्जुब होता है कि सांप और बिच्छू पकड़ सकते हैं लेकिन कॉकरोच और छिपकली से डर लगता है, लेकिन होता है ऐसा। तो हमारे साथ में भी ऐसा कई सारी चीजें ऐसी होती है कि जैसे अगर किसी को स्टेज का डर लगता है कि वो स्टेज पे परफॉर्म नहीं कर पाता। कई लोगों को क्राउड का फोबिया होता है कि वो क्राउड में नहीं जाता, उसको घबराहट बेचैनी होने लगती है, सफोकेशन होने लगता है, सांस लेने में परेशानी होती है। तो ऐसे अलग अलग किस्म के डर होते हैं। कई लोग होते हैं जिनको कहीं ट्रैवलिंग में जाना हो या तो कोई फंक्शन में या कोई इवेंट में जाना हो, तो उसके पहले उसको बार बार यूरिनेशन को जाना पड़ता है या बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है, यानी इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम जिसको हम कहते हैं, कि जिसमें बार बार टॉयलेट होता है या बार बार जिनको यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता है। तो ये भी सारे साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है जिसकी वजह से हम आगे बढ़ नहीं पाते। हमें करना है लेकिन हमारा मन उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। यानी उसको उसमें एक्टिंग का या उसमें परफॉर्मेंस का, क्रिएटिविटी का उसके पास में टैलेंट है, लेकिन स्टेज फियर होने की वजह से वो स्टेज के ऊपर जा नहीं सकता है, जिसकी वजह से वो टैलेंट बाहर नहीं आता है। और वही चीज अगर आप बिना स्टेज के उसको दे दो तो बहुत अच्छी तरीके से वो गाना गाएगा, डांस करेगा या स्पीच देगा। लेकिन जैसे ही स्टेज पे जाने की बात हुई तो उसके हाथ पैर कांपने लगेंगे। ऐसा कई बार होता है कई लोगों को। तो आपने भी ऐसा कोई स्थिति आपने महसूस किया है? अगर किया हो तो यस कीजिए। छोटी मोटी बातें जैसे एग्जाम के वक्त में हमें भूख नहीं लगती है, एग्जाम के वक्त में कोई अच्छा सा खाना भी दे दे लेकिन फिर भी हमें वो खाने की इच्छा नहीं होती है। ठीक तरीके से नींद नहीं आती है, कई बार नींद में अचानक से हड़बड़ा के उठ जाते हैं, यानी वो जो पढ़ाई का प्रेशर होता है, जब तक एग्जाम पास नहीं होते, एग्जाम हो जाते नहीं है, तब तक वो प्रेशर हमारे दिमाग पे बना रहता है। जब तक कोई इवेंट हो नहीं जाता है, तब तक घर में कोई फंक्शन है, जब तक हो नहीं जाता है तब तक हम परेशान रहते हैं। तो ऐसी कई सारी ऐसी डे टू डे लाइफ की सिचुएशंस होती हैं जो हम फेस करते हैं, लेकिन हम उसको जिंदगी का हिस्सा समझ करके उसको टेकन फॉर ग्रांटेड कर लेते हैं, लेकिन वो हमारी पर्सनालिटी को डेवलप करने में रुकावट साबित होती है। तो आपने भी अगर ऐसा कोई परिस्थिति डे टू डे लाइफ में अगर फेस की हो तो यस लिखिए, ताकि मुझे पता चले कि आप मेरी बातें समझ पा रहे हैं। वो सिचुएशन कुछ भी हो सकती है। कोई इंटरव्यू देने जाना है, कई नए लोगों को मिलना है, कुछ और काम करना है, कुछ ऐसी एक्टिविटी करनी है, तो ऐसे वक्त में हमें घबराहट बेचैनी होती है, कॉन्फिडेंस नहीं आता है। यस। राइट। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को सब समझ में आया होगा। ये साइंस कितना इंटरेस्टिंग है, कितनी गहराइयों में है, ये भी आपको पता चला होगा। तो यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? ठीक है, तो हम आगे बढ़े। अब आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन लोगों को ये साइंस सीखने की इच्छा है, या आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये साइंस हमें सीखना चाहिए, भले हम और किसी के लिए नहीं लेकिन अपने आप के लिए, अपने फैमिली मेंबर्स के लिए भी अगर हम सीखते हैं तो हमें कई सारी जानकारी मिलेगी, तो हम हमारी रोजमर्रा की जो जिंदगी में जो तकलीफें हम लोग फेस कर रहे हैं, स्ट्रेस की वजह से, एंजाइटी की वजह से, डर की वजह से, घबराहट की वजह से, तो ये तकलीफ में से हम इसमें से बाहर निकल सकते हैं या इसको हम जल्दी से कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके लिए ये हमें सीखना चाहिए ताकि हम अच्छी तरीके से जिंदगी जी सके। और जो लोग थेरेपिस्ट है उन लोगों ने तो जरूर से सीखना चाहिए, क्योंकि हमारे पास में ऐसे कई सारे लोग आते हैं, वो आते हैं फिजिकल कंप्लेंट लेके,
लेकिन जब हम उनका अभ्यास करते हैं तभी हमें पता चलता है कि उसके फिजिकल के साथ साथ में उसका साइकोलॉजिकल इश्यूज भी होते हैं। और इसकी वजह से हमारी थेरेपी के पूरे रिजल्ट उनको नहीं मिलते, क्योंकि हम थेरेपी अगर केवल फिजिकल तौर पे दे रहे हैं, हम एक्यूप्रेशर दे रहे हैं वो केवल उसके दर्द के लिए दे रहे हैं, या हम फिजियोथेरेपी दे रहे हैं या ऑयल मसाज कर रहे हैं तो वो केवल उसके दर्द के लिए दे रहे हैं। लेकिन उसके दर्द के पीछे अगर कहीं ना कहीं डर छुपा हुआ है, कहीं पे एंजाइटी है, कहीं पे स्ट्रेस है, कुछ डिप्रेशन है, तो वो उसकी बीमारी पूरी तरीके से ठीक होने नहीं देगा। और इसी के लिए हमें फ्लावर रेमेडी का अगर सपोर्ट मिल जाता है तो हम जल्दी से जल्दी वो बीमारियों के ऊपर कंट्रोल पा सकते हैं, जल्दी से जल्दी बीमारी का छुटकारा कर सकते हैं। तो आप में से कितने लोग चाहते हैं कि ये थेरेपी सीखनी चाहिए और हमें सीखनी है? तो जिन लोगों को भी सीखने की इच्छा है वो मी लिखिए, ताकि मुझे पता चले कि कितने लोग इंटरेस्टेड है ये थेरेपी सीखने के लिए, जानने के लिए, तो हम आगे बढ़े। यस विवेक कुमार जी, आप सीखने के लिए इंटरेस्टेड है। और जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं प्लीज मी लिखिए। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग साइंस है, और खास करके स्टूडेंट्स के लिए, फीमेल्स के लिए तो ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि फीमेल्स कई सारे इमोशनल चैलेंजेस से जूझती होती है। जैसे कई बार रिश्तेदार कुछ ताना वगैरह मारते हैं, टॉन्टिंग करते हैं, तो वो सारी बातें दिमाग में भरी पड़ी रहती है। वो बता नहीं सकते हैं, उनके साथ में वो आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते, लेकिन अंदर ही अंदर घुटन महसूस होती है, गुस्सा भी आता है, बदला लेने का भी डर, इच्छा होती है। लेकिन ये सारे मिक्स्ड इमोशंस उसके दिमाग में घूमते रहते हैं, और वो कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ बीमारी के तौर पे बाहर निकलते हैं। कई बार उनको कुछ करना होता है, आगे बढ़ना होता है, लेकिन उनको वो हिसाब से माहौल नहीं मिलता है, या घर से वैसा सपोर्ट सिस्टम नहीं मिलता है। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं तो जिन लोगों को उनको करियर सिलेक्शन के लिए या उनकी जो लाइकिंग के सब्जेक्ट है उसमें आगे बढ़ने की इच्छा होती है, लेकिन पीयर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस कुछ अलग होती हैं। बंदे को जाना है क्रिएटिविटी में, लेकिन पेरेंट्स की इच्छा है कि उसने साइंस लेना चाहिए। अभी ये जो खिंचाव तनाव है वो उसके दिमाग के ऊपर उतना प्रेशर क्रिएट कर देता है कि उसको कई सारी तकलीफें पैदा होती है। मुझे याद आ रहा है एक कुछ 3-4 साल पहले का एक केस था। मतलब किस्सा आया था न्यूज़पेपर में। एक डॉक्टर कपल था, उसका लड़का, तो उनको उन्होंने वो लड़के को एमबीबीएस के लिए उसको एडमिशन दिया था, डॉक्टर बनने के लिए तौर पे। तो वो डॉक्टर एमबीबीएस का स्टडी कर रहा था। उसका स्टडी कंप्लीट हुआ, एमबीबीएस का रिजल्ट लगा, एमबीबीएस में वो डिस्टिंक्शन के साथ में पास हो गया फाइनल ईयर में। जिस दिन रिजल्ट लगा, सुबह में रिजल्ट लगा, शाम को वो बंदे ने सुसाइड कर लिया। क्यों? क्योंकि उसको डॉक्टर बनना नहीं था, लेकिन केवल पेशेंट्स, पेरेंट्स के प्रेशर की वजह से उसने मेडिकल में एडमिशन लिया था, वो डॉक्टर बना था। यानी आप समझ सकते हैं पेरेंट्स का प्रेशर कई बार स्टूडेंट्स के ऊपर कितना हावी होता है। और उसने चिट्ठी में खास जो उसका सुसाइड नोट लिखा था उसमें उसने लिखा था, मेरे पेरेंट्स की इच्छा थी मैं डॉक्टर बनूं, तो मैंने मेरे पेरेंट्स की इच्छा पूरी कर दी, लेकिन मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जिंदगी का अभी कोई मकसद नहीं रहा है, तो मैं सुसाइड कर रहा हूँ। यानी जब कोई जिद या कोई हठ अगर इस तरीके से पेरेंट्स जब बच्चे के ऊपर डाल देते हैं, तो बच्चा कैसे कैसे मानसिक ताण में से, तनाव में से गुजरता है, ये हमें बाहर से पता नहीं चलता है। कई बार वो एक्सप्रेस करता है, बताने की कोशिश करता है, जताने की कोशिश करता है, लेकिन हम इग्नोर कर देते हैं, या तो उसको या इमोशनल ब्लैकमेलिंग करके, या प्रेशर क्रिएट करके, या ताने दे करके हम उसको अपनी मर्जी के मुताबिक ढालने की कोशिश करते हैं। कुछ बच्चे होते हैं वो रिबेलेंट होते हैं, तो वो बगावत कर देते हैं, मुझे नहीं करना है तो नहीं करना है। कुछ बच्चे होते हैं तो वो लोग बता नहीं सकते हैं, वो लोग रिस्पेक्ट देते हैं अपने पेरेंट्स को, तो वो चुपचाप वो बर्दाश्त कर लेते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिन लोगों को उसकी वजह से सदमा लगता है, वो अपने आप को एकदम से हेल्पलेस समझते हैं। और ऐसे बच्चे या तो वो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते, उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस पूरा तरीके से टूट जाता है। और वो टूटने तोड़ने के लिए पेरेंट्स भी जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि पेरेंट्स अक्सर दूसरे लोगों के बीच में उसका इंसल्ट करते रहते हैं। हम लोग जब भी डीएमआईटी करते हैं, एक डर्मेटोग्लाइफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, जिसमें फिंगरप्रिंट्स पर से बच्चों का नेचुरल टैलेंट क्या है और वीक एरियाज क्या है वो पता चलते हैं। तो उसमें जब हम काउंसलिंग करते हैं तो मैंने देखा है कि 70 to 80% पेरेंटिंग इज रॉन्ग। यानी बच्चे को उसका पर्सनालिटी कुछ और है, पेरेंट्स उसको कुछ और लेबल लगा रहे हैं।
और ये पेरेंट्स अक्सर करते हैं, जब भी खास करके जब भी हम ग्रुप में बैठे हो, लोगों के बीच में बैठे हो, तभी कह देते हैं अरे मेरा लड़का है, उसको मैथ्स तो बिल्कुल आता ही नहीं है। अब हम लोगों ने सभी लोगों के बीच में उसका इंसल्ट कर लिया, ये उसको पिंच होते रहता है, वो अंदर घुटन सा महसूस करता है। कई बार पेरेंट्स सब लोगों के बीच में टोक देते हैं, अरे तुझे जरा भी अक्ल नहीं है, वो देख तेरे से छोटा है लेकिन उसको सब समझ में आ रहा है, और तू बड़ा होकर भी समझता नहीं है, तेरे में कॉमन सेंस जैसी कोई चीज नहीं है। ये उसकी पर्सनालिटी के ऊपर आघात है, ये उसके दिमाग के ऊपर आघात है, ये उसके दिल के ऊपर आघात है। और वो धीरे 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 अपने आप को इंफीरियर फील करने लगता है कि मैं किसी काम का नहीं हूं, मुझे कुछ आता नहीं है, मेरी कोई पर्सनालिटी नहीं है, मुझे कोई प्यार करता नहीं है, तो मेरी जिंदगी का कुछ फायदा नहीं है। यानी ये छोटी छोटी बातें हैं, अगर आप पेरेंट्स हैं तो आप अगर कोरिलेट कर पाते या आपने देखा है, तो आप इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। और ये अक्सर होता है, और कई बार हमारे से भी अनजाने में हो जाता है कि हम अपने बच्चों को कोसते हैं, खास करके कंपटीशन की वजह से। उसको 90% आया, तुझे 80 आया, लेकिन ठीक है, उसके 80 आया तो 80 को अप्रिशिएट करो ना आप उसको कंपेयर करके 90 वाले से कंपेयर करके आप उसके 80 को भी अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं। वो धीरे 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 अपने आप को या तो इंफीरियर फील करता है, या तो फिर उसको पेरेंट्स के बारे में उनका रिस्पेक्ट चला जाता है। ऐसे कई बार होता है। तो ये सारे जो इमोशनल इश्यूज जो होते हैं, ये फैमिली मेंबर्स के साथ में भी होते हैं। किसी को बार बार टोका जाए, किसी को बार बार अगर कोसा जाए, तो वो धीरे धीरे अपने आप को गिल्ट फील में कर ला देता है, या उसमें नफरत की भावना पैदा हो जाती है, और फिर वो बदले की भावना से या ईर्ष्या की भावना से, वो या द्वेष की भावना से, फिर वो या तो अपने आप को नुकसान कर देता है या सामने वाले का नुकसान कर देता है। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें ही बाद में चिंगारी का रूप ले लेती हैं, और उसमें फिर बड़ा ब्लास्ट हो सकता है। तो मानसिक तनाव, इसको आप हल्के में मत लीजिए। ये छोटी छोटी बातों से शुरू होता है, लेकिन उसका प्रभाव काफी बड़ा होता है। और ऐसे मानसिक दुष्प्रभाव को रोकने के लिए या उसकी तकलीफ को कम करने के लिए बेस्ट फ्लावर रेमेडी काफी उत्तम साबित होती है। तो जिन लोगों को भी बेस्ट फ्लावर रेमेडी सीखने में इंटरेस्ट है, उसके लिए मैं लेके आया हूँ एक 5 हफ्ते का बूट कैंप, जो कि अगले शनिवार से शुरू हो रहा है। ये बूट कैंप हर हफ्ते में शनिवार रविवार 2 दिन रहेगा। शनिवार को और रविवार को रात को 9 से 10:30 ऐसा उसका सेशन रहेगा। और इसके रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेंगे। इसके बाद में आपको इसका सर्टिफिकेट भी मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, इसके बाद में भी आपको हैंड होल्डिंग यानी सपोर्ट सिस्टम भी मिलेगा, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि मेरे इतने 27 सालों का तजुर्बे का निचोड़ में आपको ये वर्कशॉप में देने वाला हूँ, लेकिन उसके साथ में ही उसके बाद में मैं आपको हमेशा के लिए सपोर्ट भी देने वाला हूँ। यानी अगर कोई भी ऐसी कंडीशन है, या कोई पेशेंट है, या कोई इंसान है जिसके कोई इमोशनल चैलेंजेस हैं, साइकोलॉजिकल चैलेंजेस हैं, और आप कंफ्यूज है कि इसको कौन सी दवाई देनी चाहिए या कौन सा कॉम्बिनेशन देना चाहिए, तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। मैं आपको उसके गाइडेंस आपको दूंगा कि क्या क्या दवाई देनी चाहिए, कौन सी दवाई कितने टाइम देनी चाहिए, कितने कैसे असर करेगी। यानी ये वर्कशॉप जो है, ये आपको उसका सपोर्ट सिस्टम भी मिलेगा, आपको इसके रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगे। तो रिकॉर्डिंग्स का फायदा ये होता है कि आप बार बार रिपीट करना चाहो तो कर सकते हो। इवन दो आपने सेशन अटेंड किया है, जैसे आज का सेशन आपने अटेंड किया हो, आपको कुछ पॉइंट्स आपको नोट करने के रह गए, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि ये हमें आगे काम में आ सकते हैं, तो आप रिकॉर्डिंग वापस सुन करके आप ये पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये बूट कैंप में आपको रिकॉर्डिंग्स मिलेगी, जिसका आप अभ्यास कर सकते हैं। यह रिपीटेडली आपके काम में आएगा रेफरेंस के लिए, फ्यूचर के लिए। और सबसे बड़ी बात नॉलेज होता है। कई सारी चीजें यूट्यूब पे अवेलेबल है, गूगल पे अवेलेबल है। तो ये सारी नॉलेज केवल लेना है, ये सारी इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशंस के बाद में का स्टेप है नॉलेज। तो नॉलेज हमें कई सारी चीजों से मिलता है, लेकिन अगर नॉलेज विथ प्रॉपर गाइडेंस एंड प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन अगर किया जाए, तो वो विजडम में कन्वर्ट होता है। और विजडम काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जानकारी तो हमारे पास में बहुत सारी है। आप देखेंगे तो कई सारे लोग इतने सारे ऑनलाइन सेशंस अटेंड करते हैं, इतने सारे यूट्यूब वीडियोस देखते हैं, व्हाट्सएप पे भी इतने सारे मैसेजेस आते हैं, तो इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड है। लेकिन अगर इंफॉर्मेशन का बेस अगर क्लियर नहीं है, तो आप वो पद्धति को, आप वो सिस्टम को इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। और कोई भी चीज का रिजल्ट तभी मिलता है जब भी वह चीज के ऊपर आप एक्शन लेते हैं, आपके नॉलेज का इंप्लीमेंटेशन करते हैं। और इंप्लीमेंटेशन के लिए कई बार हमें किसी के सपोर्ट की जरूरत होती है, किसी के मार्गदर्शन की जरूरत होती है, किसी के हैंड होल्डिंग की जरूरत होती है। तो अगर ये सभी का कॉम्बिनेशन किया जाए, तो हम डेफिनेटली आगे बढ़ सकते हैं। थेरेपिस्ट जो हैं
उनको इसका और अच्छा फायदा हो सकता है, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी पेशेंट्स आते हैं। कई बार ऐसा होता है कि थेरेपी लेने के लिए आते हैं, लेकिन रोज रोज या बार बार थेरेपी लेने की सुविधा नहीं होती है, ट्रांसपोर्टेशन की वजह से, ट्रैवलिंग टाइम, एक्सपेंसेस, इसकी वजह से। लेकिन अगर उसको साथ में बेस्ट फ्लावर रेमेडी, क्योंकि मेडिसिन उसको घर पे लेनी है, तो वो रेमेडीज भी अगर उसको दिया जाए तो उसके ट्रीटमेंट फास्ट होती है, उसके रिजल्ट फास्ट मिलते हैं, और उसका तो कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता ही है, लेकिन आपका गुडविल भी डेवलप होता है, आपका जो इनकम है उसमें भी इजाफा होता है। यानी जिन लोगों को भी हेल्थ और वेलनेस में करियर बनाना है, ये फील्ड में आगे बढ़ना है, तो न्यू कमर है तो उनके लिए भी बहुत अच्छा मौका है। और एग्जिस्टिंग जो थेरेपिस्ट है या और भी कोई प्रोफेशन से हैं, तो वो बेस्ट फ्लावर थेरेपिस्ट के तौर पे अपना करियर बना सकते हैं, क्योंकि बेस्ट फ्लावर रेमेडी के लिए आपको कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है, आपको कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे रेकी हीलर है, प्राणिक हीलिंग करता है, कोई कायरो प्रैक्टिस करता है, इसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं होती है। उसी प्रकार से बेस्ट फ्लावर रेमेडी और बायोकेमिक सोर्ट थेरेपी, इसके लिए भी कोई रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है, कोई भी इंसान ये प्रैक्टिस कर सकता है। फिर भले आप फिजियोथेरेपिस्ट हो, आप इलेक्ट्रो होम्योपैथ हो, आप फार्मासिस्ट हो, या आप हाउसवाइफ हो। यानी इसके लिए कोई बेसिक क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई पर्टिकुलर एज की रिक्वायरमेंट है, ना ही कोई पर्टिकुलर एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है। कोई भी इंसान ये सीख भी सकता है और इस्तेमाल भी कर सकता है और किसी को दे भी सकता है। तो ये इसका सबसे बड़ा फायदा है कि कोई भी पर्सन इसमें अपना करियर बना सकता है। कोई भी इंसान इसका इस्तेमाल करके अपनी और अपने फैमिली की जो शिकायतें हैं उसको दूर कर सकता है। तो ये बेस्ट फ्लावर रेमेडी काफी इफेक्टिव थेरेपी है। रेगुलर बेसिस पे अगर हम ये इसका वर्कशॉप करते हैं, तो इसका ऑफलाइन जो वर्कशॉप होता है रेगुलरली, तो उसके चार्जेस जो होते हैं वो करीबन 12,000 तक उसकी फीस होती है। लेकिन ऑनलाइन में हमारे कई सारे एक्सपेंसेस निकल जाते हैं, जैसे हमें प्रीमाइसेस का एक्सपेंसेस नहीं लगता है, रेंट नहीं लगता है, और भी कोई सेटअप करना पड़ता है तो उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। तो जिसकी वजह से ऑनलाइन में ये चार्जेस काफी कम हो जाते हैं। और ऑनलाइन का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप अपनी जगह पर बैठे हैं, मैं मेरी जगह पर बैठ रहा हूँ, लेकिन फिर भी हम सीख पा रहे हैं, क्योंकि कोई हरियाणा से जुड़ा हुआ है, कोई एमपी से है, कोई झारखंड से है, कोई मुंबई से है, और उसके बावजूद अपने अपने टाइम पे अपने अपने तरीके से वो सीख पा रहा है। ये सबसे बड़ा एडवांटेज ऑनलाइन की वजह से होता है। कोविड के पहले मैं ऑफलाइन कोर्सेज लेता था, लेकिन ऑफलाइन कोर्सेज के लिमिटेशंस क्या थे? मैं मुंबई में हूँ, तो मेरे आसपास के 25 किलोमीटर के आसपास के लोग ही मेरे पास आ सकते थे सीखने के लिए, वो भी पर्टिकुलर मेरा जो वर्कशॉप का टाइम और उनका टाइम अगर मैच होता है तो। क्योंकि उसमें कई लोगों को वीकेंड्स में बैच चाहिए, कई कुछ लोगों को वर्किंग टाइम पे चाहिए। हाउस वाइफ है तो उन लोगों को दोपहर का टाइम सुटेबल होता है, तो जो वर्किंग लोग हैं उन लोगों को लेट इवनिंग का टाइम सुटेबल होता है। तो मेरा क्लिनिक भी चलता है, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो सकता था। तो जहां जहां पॉसिबल होता था उतने ही कोर्सेज होते थे और उतने ही लोग समझ सीख पाते थे। ऑनलाइन का ये एडवांटेज है कि पूरे इंडिया से एब्रॉड को भी आप लोग कवर कर सकते हैं, यानी ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग जुड़ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऑफलाइन में क्या होता है कि जो सिखाया वो सिखाया, उसका कोई रिपीटेशन नहीं होता है, गाइडेंस मिलते रहता है, लेकिन वही अगर लेक्चर आपको फिर से सुनना है तो वो उसके लिए कोई सुविधा नहीं होती है। ऑनलाइन में हमारे पास में रिकॉर्डिंग अवेलेबल होता है, तो हम वापस से वो रिपीट कर सकते हैं, यानी फ्यूचर रेफरेंस के लिए भी वो हमें काम में आता है। ये सबसे बड़ा एडवांटेज ऑनलाइन का होता है। तो ऑनलाइन में रेगुलर वर्कशॉप से उसके चार्जेस काफी कम होते हैं, तो ऑनलाइन में ये जो बेस्ट फ्लावर रेमेडी का रेगुलर वर्कशॉप होता है, इसके चार्जेस 5,999 होते हैं, यानी करीबन 6,000 रुपये होते हैं। लेकिन कंसेशन के तौर पे ये वर्कशॉप में हमेशा 5,000 में मैं लोगों को सिखाता हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग सीखें और इसका इस्तेमाल करें, क्योंकि कोविड के बाद में मैंने देखा है कि मानसिक तनाव बहुत बढ़ते जा रहा है, स्ट्रेस बहुत बढ़ते जा रहा है, और उसकी वजह से बहुत सारी तकलीफें बढ़ती जा रही है। और जिसका नतीजा ये हो रहा है कि कई सारी बीमारियों में बहुत ही ज्यादा इजाफा हो गया है। यानी अचानक से डायबिटीज का प्रमाण बढ़ गया है, हाई ब्लड प्रेशर का प्रमाण बढ़ गया है, स्ट्रोक्स आने लगे हैं, पैरालिसिस होने लगे हैं, बाद में माइग्रेन की शिकायत बढ़ गई है, हाइपर एसिडिटी की शिकायत बढ़ गई है, जॉइंट पेन की शिकायत बढ़ गई है। स्ट्रेस की वजह से इम्यूनिटी लो हो जाती है, तो इम्यूनिटी लो हो जाने की वजह से बार बार सर्दी खांसी या अस्थमाटिक अटैक्स आने की शुरुआत हो गई है। तो ऐसे कई सारी, क्योंकि स्ट्रेस जो है ये आपके शरीर की ताकत को कमजोर कर देता है।
इम्यूनिटी कम हो गई तो कोई भी बीमारी आसानी से आपके ऊपर हल्ला कर देती है। अगर स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, नींद नहीं आ रही है, बॉडी में हीट बढ़ जाती है, तो हीट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बढ़ जाते हैं। तो ऐसे अनगिनत प्रॉब्लम बढ़ते जा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा से ज्यादा ये लोग सीखे, और खास करके जो लोग ये फील्ड में है या ये फील्ड में आना चाहते हैं, ऐसे लोग अगर ये सीखते हैं तो वो और भी ज्यादा लोगों की जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं, और भी सही सारे लोगों के जिंदगी में पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं, उनकी जिंदगी में एक नया पॉजिटिव एनर्जी का संचार कर सकते हैं। तो इसके वजह से ये जो वर्कशॉप है, ये एक्सक्लूसिव ऑफर जो है, ये जो लोग आज का मास्टर क्लास अटेंड कर रहे हैं या जो लोग अपना कीमती वक्त निकाल के आए हैं ये सीखने के लिए, ये जानने के लिए, तो उनके लिए ये स्पेशल ऑफर है। जो मैंने बताया कि मेरे रेगुलर 5,000 कंसेशन के साथ में मैं देता हूँ। लेकिन ये वर्कशॉप जिन लोगों को भी करना है, अगले सैटरडे से शुरू हो रहा है। सैटरडे संडे रात को 9 बजे उसका सेशन रहेगा, और वीकेंड्स में इसके लिए रखा है कि ताकि जो वर्किंग लोग हैं वो इसको अटेंड कर पाए, क्योंकि वर्किंग डे में हम लोगों के पास में उतना वक्त नहीं होता है, लेकिन वीकेंड में हम जरूर से वक्त निकाल सकते हैं। और अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें सीखना जरूरी है, क्योंकि लर्निंग लाइफ टाइम रहनी चाहिए। मैं भी आज के कंडीशन में कुछ ना कुछ नई चीजें सीख रहा हूँ। मेरा भी परसों भी एक वेबिनार था जो मैं सीखने के लिए मैंने ज्वाइन किया था। अगले वीकेंड में भी 2-3 दिन का डे टाइम का वर्कशॉप है जो कि मैं सीख रहा हूँ। यानी अगर आप सीखते रहते हैं तो आप आगे बढ़ते हैं, आपके ज्ञान का भी इजाफा होता है, साथ साथ में आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, और लोगों को भी फायदा होता है, पेशेंट्स को भी या आपके साथ के लोगों को भी फायदा होता है, आपकी इनकम में भी बढ़ोतरी होती है। तो अगर आप लोगों की तैयारी है तो मैं स्पेशल ऑफर आपको डिस्क्लोज करूं, तो जो लोगों को इंटरेस्ट है ये स्पेशल ऑफर जानने के लिए, तो आप प्लीज यस लिखिए, तो मैं जल्दी से आपको आज का जो स्पेशल ऑफर है ये आपको सामने लेके आता हूं, ताकि आप लोग सीखे और इमोशनली एम्पावर हो जाए, क्योंकि इमोशंस बहुत वाइटल होता है हमारी जिंदगी के लिए। यस, थैंक यू भक्ति जी। इमोशंस की वजह से कई सारी तकलीफें हम लोग बचपन से झेलते आ रहे हैं। आपने देखा होगा बचपन में अगर कोई ट्रॉमा हुआ होगा तो उसका इम्पेक्ट आज तक हमारे पर्सनालिटी पे होता है। आज भी हमें यह महसूस होता है कि हमें वो बचपन का कुछ वो इंसिडेंट याद रहता है। तो ऐसी जो भी बचपन की बातें यानी पुरानी बातें अगर है, तो स्टार ऑफ बेथलेम और हनी सकल जैसी मेडिसिन का इस्तेमाल करके ये पुरानी जो तकलीफें हैं जो अंदर पिंच कर रही है, वो उससे हम बाहर निकल सकते हैं। आपने देखा होगा कई सारे ऐसे किस्से कि जो बचपन में हुए हैं लेकिन बुढ़ापे तक उसका असर रहता है। यस। तो इमोशंस के ऊपर एम्पावरमेंट इमोशंस का होना बहुत ही जरूरी है, और आप बेस्ट फ्लावर रेमेडी सीख करके आप इमोशनल एम्पावरमेंट एक्सपर्ट बन सकते हैं। इसमें आप अपना करियर भी बना सकते हैं, आपका एग्जिस्टिंग करियर के साथ में इसको सपोर्टिव करियर के तौर पे कर सकते हैं, इसको फ्रंटलाइन करियर भी बना सकते हैं, और इसकी मदद से आप अपनी गुडविल को, अपने करियर को और आगे बढ़ा सकते हैं। राइट। तो मैं आपको इसका स्पेशल ऑफर बता देता हूँ। जो लोग सीखना चाहते हैं उनके लिए ये स्पेशल ऑफर है 2,999, 2,999, यानी ऑलमोस्ट 3,000 रुपये में 1 रुपया कम। 2,999 ये उसका स्पेशल ऑफर है। तो जिन लोगों को भी ये ये ग्रैब करना है अपॉर्चुनिटी, वो डेफिनेटली ये ऑफर को ग्रैब करें। और एटलीस्ट आप देखिए चैट बॉक्स में टीम ने अमाउंट डाला हुआ है। राइट। मैं आपको जिन लोगों को भी सीखने की इच्छा है, आज रजिस्ट्रेशन करने की इच्छा है, वो एटलीस्ट अपना रजिस्ट्रेशन कर ले। और आज वो एटलीस्ट 4,999 पर के भी अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बाकी के 2,500 हैं वो फ्राइडे तक यानी 14 जून के पहले वो पेमेंट करके अपना ये स्पेशल ऑफर आप ग्रैब कर सकते हैं। 15 जून यानी सैटरडे से ये वर्कशॉप शुरू होने जा रहा है। तो जिन लोगों को भी ये ऑफर लेना है तो वो लोग अभी 499 पे कर सकते हैं। मैं आपको स्क्रीन पे उसका पेमेंट ऑप्शन आपको दिखाता हूँ, तो आप चेक कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट निकाल के आप तुरंत से पे कर सकते हैं।
मैंने स्क्रीन पे क्यूआर कोड और यूपीआई आईडी डाला हुआ है। इसको आप स्कैन कर सकते हैं और पेमेंट कर सकते हैं, और वो जो आपका स्क्रीनशॉट होगा पेमेंट का, वो आप मुझे मेरे नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, ताकि मैं आपको मेन ग्रुप में ऐड कर दूं। तो जो लोग आज रजिस्टर करेंगे उनको ये स्पेशल ऑफर अवेलेबल होगा। उसका बाद में रेगुलर कोर्स का जो वर्कशॉप का जो चार्जेस रहेंगे वो चार्जेस एप्लीकेबल होंगे। आप लोग ये क्यूआर कोड का स्कैनिंग कर इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये थेरेपी इंटरेस्टिंग लगी होगी और सीखने की इच्छा आप लोगों को है। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जितना आप सीखते रहते हैं उतना ही आप आगे बढ़ते रहते हैं। और ये शुरू में हमें उतना महसूस नहीं होता है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। इसकी वजह से अपनी गुडविल बनती है, इसके साथ पेशेंट्स को जो रिजल्ट मिलते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट्स का अटैचमेंट आपका के ऊपर का ट्रस्ट बढ़ जाता है, और जिसकी वजह से उस आपकी इनकम में भी बढ़ोतरी होती है। बेस्ट फ्लावर रेमेडी का सबसे बड़ा फायदा यह है कि जो पेशेंट हमारे पास आ नहीं सकते हैं, आप ऑनलाइन कंसल्टेशन करके भी उनको दवाइयाँ भेज सकते हैं। यानी आपको ऑनलाइन कंसल्टेशन के भी आपको फीस मिलती है, आपको दवाई के भी चार्जेस आपको मिलते हैं। जो पेशेंट रेगुलर ट्रीटमेंट नहीं ले पाते हैं उनको भी आप दवाई दे सकते हैं, ताकि उसके ट्रीटमेंट कंटिन्यूटी में बनी रहे। यानी कई बार पेशेंट क्या होता है कि कंटिन्यूस ट्रीटमेंट नहीं ले पाता, कभी हफ्ते में एक दिन आता है, 2 दिन आता है, लेकिन उसकी वजह से उसको रिजल्ट ठीक से नहीं मिल पाते। तो उसको कंटिन्यूस रिजल्ट मिलना भी उतना ही जरूरी होता है, लेकिन रिजल्ट तभी उसको मिलेंगे अगर उसकी ट्रीटमेंट में कंटिन्यूटी है। लेकिन वर्किंग प्रोफेशनल्स हो या वर्किंग लोग हो तो वो लोग बार बार ट्रीटमेंट के लिए नहीं आ सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट वो दवाई टाइम पर अपने ले सकते हैं। तो जिसकी वजह से उसमें कई सारे पॉजिटिव बदलाव आ सकते हैं, और जिसकी वजह से वो बीमारी से जल्दी मुक्त हो सकते हैं, या बीमारी की तीव्रता कम हो सकती है। उनकी दवाइयों के जो साइड इफेक्ट्स वगैरह हैं, ये दवाइयों के साइड इफेक्ट्स भी उनको कम हो सकते हैं। तो ये एब्सोल्युटली सेफ थेरेपी है। फूलों में से अर्क बनाया हुआ है, छोटे बच्चे से लेकर के बड़े बुजुर्ग तक सभी लोगों को दे सकते हैं। और आपको सबसे पहले शुरुआत, अगर आप देख ये जब भी आप स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा इसकी सबसे ज्यादा जरूरत तो आपके परिवारजनों को है। आप अपने फैमिली के पर्सन्स को अगर आप उनको अगर आप स्टडी करेंगे, उनका एनालिसिस करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि कई सारी मेडिसिन आपके फैमिली मेंबर्स को ही लागू होती है। तो ये जब भी हम सीखते हैं तभी हम भी अपने आप को उसके साथ में कनेक्ट करते हैं कि अरे ये दवाई मेरे लिए काम की है, ये दवाई मेरे लिए काम की है। यानी सीखते वक्त में हमें पता चलता है कि कई सारे इमोशनल जो चैलेंजेस होते हैं, या मुझे जो भी पॉजिटिविटी चाहिए, तो उसके लिए ये मेडिसिन मेरे काम में आ सकती है। तो ये इतनी इंटरेस्टिंग साइंस है कि हम अपने आप को उसके साथ में कोरिलेट कर सकते हैं। हमें पता चल सकता है कि ये थेरेपी हमारे लिए काम की है। तो आपने स्क्रीन में अभी शेयरिंग बंद करता हूँ, आपने स्क्रीनशॉट निकाल दिया होगा। आप में से जो लोगों को भी अ, या यूसुफ जी, एक्यूपंक्चर कोर्स भी बहुत जल्दी ही मैं शुरू करने जा रहा हूँ। ये अभी पहले ये महीने में ये कोर्स का वेटिंग है, तो ये पहले मैं शुरू कर रहा हूँ। और या तो ये मंथ एंड में या नेक्स्ट मंथ में एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर और बाकी की जो थेरेपीज हैं उससे रिलेटेड कोर्सेज भी शुरू करूंगा मैं। तो आप ग्रुप में बने रहिएगा, ताकि उसमें आपको पता चलेगा। अ, या विवेक जी, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। या मिनिमम पेमेंट आप अभी 499 पे करके अपनी ये ऑफर को लॉक कर सकते हैं। तो जिन लोगों को भी ये ऑफर ग्रैब करनी है, वो लोग 499 पे करके आज ये ऑफर लॉक कर सकते हैं। उनके लिए ये 2999 वाली ऑफर रहेगी। तो बाकी का जो 2500 का पेमेंट है, वो लोग वो नेक्स्ट फ्राइडे यानी 14 जून के पहले पे कर सकते हैं, या 14 जून तक पे कर सकते हैं। तो 499, अगर ऐसा देखने को जाए तो हम लोग ना कई बार कई सारे खर्चे ऐसे ही कर लेते हैं। अगर अचानक से अभी अगर सपोज आपका जैसे अभी बारिश का मौसम शुरू हो रहा है, अगर अपनी स्क्रीन खराब हो गई मोबाइल की, तो हमें खड़े खड़े वो स्क्रीन चेंज करवानी पड़ती है। और कई बार
हमारा जो स्मार्टफोन है वो फोन ही हमारा 15-20 हजार का होता है, तो उसकी स्क्रीन चेंज करने के खर्चे ही 3 से 5 हजार रुपये लग जाते हैं। लेकिन तभी हम कुछ नहीं सोचते, हम तुरंत से वो कर देते हैं। कई बार हम लोग आज, अगर आज संडे है और आप देखेंगे तो आज कोई भी होटल में आपको वेटिंग लिस्ट के पहले आपको एंट्री नहीं मिलेगी। आप शाम को 6 बजे के बाद चले जाइए कोई भी होटल में, आधे 1 घंटे के वेटिंग के पहले नहीं मिल जाता है, होटल में एंट्री नहीं मिलती है। और ये होटल में हम लोग खाना खाने जाते हैं, एक ही बार में 2-3 हजार रुपए का बिल बन जाता है, जिसमें केवल हमें आधे घंटे का फायदा, मतलब हमारा मौज शौक जो है वो पूरा होता है। उसमें हेल्थ तो नहीं मिलती है, हेल्थ बिगड़ने के पूरे चांसेस हैं बाहर का खाना खाने की वजह से, लेकिन फिर भी वो हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में होता है, या हम लोग इसको एंटरटेनमेंट को ज्यादा महत्व दे देते हैं। हमारी जो टाइम बिंग, भौतिक खुशी जिसको हम कहते हैं, मटेरियलिस्टिक जो हमारा प्लीज होता है, उसको हम देते हैं। लेकिन जो चीज के लिए हमारा ग्रोथ हो सकता है, जिसकी वजह से हमारा डेवलपमेंट हो सकता है, जो हमारी जिंदगी में बदलाव ला सकता है, उसके लिए हम कई बार बहुत ही ज्यादा सोचते हैं। सोचना जरूरी होता है, हर एक चीज के लिए सोचना जरूरी होता है, लेकिन प्रायोरिटी हमेशा अपने हेल्थ के ऊपर होनी चाहिए, प्रायोरिटी हमेशा अपने करियर के ऊपर होनी चाहिए, प्रायोरिटी हमेशा अपनी लाइफ की ओर होनी चाहिए। जो चीज से हमारी लाइफ में बदलाव आते हैं, जो चीज की वजह से हमारी जिंदगी में पॉजिटिविटी आती है, जिसकी वजह से हमारा करियर ग्रो हो सकता है, जिसकी वजह से हमारी इनकम बढ़ सकती है, जिसकी वजह से हम इमोशनली और मेंटली स्ट्रांग हो सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा फैमिली लाइफ अच्छा बन सकता है, जिसकी वजह से हम ओवरऑल पर्सनालिटी हमारी डेवलप होकर के हम अच्छी तरीके से ग्रो कर सकते हैं। तो ऐसी चीज के ऊपर हमारा प्रायोरिटी होना चाहिए। आज हम लोग पिज्जा बर्गर खा लेते हैं 200-500 रुपए का, आज कोई भी मैकडोनल्ड में या कहीं पे भी जाते हैं लोग, तो 200-500 रुपए में तो एक बर्गर पिज्जा आता है, जो कि आपको आधे 1 घंटे के लिए आपको पेट में तक आराम देता है, लेकिन आपका पेट भी नहीं भरता। लेकिन फिर भी हम वो लेने के वक्त में सोचते नहीं है कि ये 500 रुपए का पिज्जा हम लोगों ने खाया, तो ये सच में सस्ता है या महंगा है। लेकिन वही चीज जब भी हम कोई हेल्थ रिलेटेड, वेल्थ रिलेटेड, ये मेरा तजुर्बा में बता रहा हूं मैं, कि मैं जब भी कोई फ्री सेशंस, जैसे ऑफलाइन में भी मैं फ्री लेक्चर वगैरह देता हूँ, तो वहां पे गिने चुने 25, 30, 50 लोग होते हैं। लेकिन जैसे ही कहीं पे खाना खजाने का स्टॉल लगा हो, जहां कहीं पे भी कोई गेम्स का स्टॉल लगा हो, जहां कहीं पे एंटरटेनमेंट का स्टॉल लगा हो, तो वैसे फंक्शन में, वैसे इवेंट में वो हाउसफुल होता है। और ये लोगों का साइकोलॉजी है, ये ओवरऑल सभी जगह पे लागू होती है। कि आप देखेंगे तो हेल्थ, और इसके लिए अगर आप देखेंगे किसी को, अगर हम लोग सजेस्ट करते हैं कि एप्पल खाना है, नहीं नहीं एप्पल तो महंगा है, क्यों? क्योंकि एक एप्पल 50 रुपए का पड़ता है। लेकिन वही बंदा हंसी खुशी 50 रुपए का पानी पूरी खा लेगा। तभी वो नहीं सोचता कि पानी पूरी 50 रुपए की वो सस्ती है या महंगी है, उससे हमें फायदा होगा या नहीं होगा। एप्पल से फायदा होने वाला है, पानी पूरी से फायदा नहीं होने वाला है। लेकिन हमारा जो जोक है वो पानी पूरी की ओर होता है, तो हम तुरंत से वो ले लेते, लेकिन तभी हम सोचते नहीं हैं। तो अगर आपको भी ग्रो करना है, तो डेफिनेटली आपको थोड़ा अपने ऊपर इन्वेस्ट करना होगा, क्योंकि आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करेंगे तो आपकी पर्सनालिटी ग्रो होगी, आपका नॉलेज ग्रो होगा, आपका एक्सपीरियंस ग्रो होगा, तो डेफिनेटली आपका भी डेवलपमेंट होगा, आपका भी ग्रोथ होगा। राइट। या ये वर्कशॉप जो है ये 5 वीक्स का है। नेक्स्ट सैटरडे संडे से शुरू होगा, एवरी वीकेंड, एवरी सैटरडे संडे रात को 9 से 10:30 का ये टाइमिंग रहेगा, और उसका रिकॉर्डिंग भी मिलेगा। 5 हफ्ते का कोर्स रहेगा, यानी अगर नेक्स्ट 15 जून से अगर हम शुरू कर रहे हैं, तो ऑलमोस्ट जुलाई 15-20 तारीख तक ये हमारा वर्कशॉप चलेगा, सैटरडे संडेज को। और रिकॉर्डिंग भी मिलेगा। जिन लोगों को भी कोई क्वेरीज होगी तो वो बाद में भी वो सॉर्ट आउट हो सकती है, क्वेश्चन आंसर सेशंस भी रहेंगे। और बाद में भी आपको हैंड होल्डिंग और सपोर्ट सिस्टम रहेगा, क्योंकि जब भी हम कुछ सीखते हैं ना, तभी हमें सब कुछ याद रह जाता है। लेकिन जब हम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करने को जाते हैं या कुछ दिन निकल जाते हैं, उसके बाद में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, और तभी हमें बार बार रेफरेंस देखना पड़ता है। तो ऐसा होता है, ये सभी लोगों के साथ में होता है। तो बाद में आपको जो भी गाइडेंस लगेगा, जो भी आपको सपोर्ट सिस्टम लगेगा, वो आपको हमेशा मिलते रहेगा। यानी ऐसा नहीं है कि 5 हफ्ते का वर्कशॉप खत्म हो गया यानी फिर आप और हम अनजाने बन गए, ऐसी बात नहीं है। अभी आप मेरे वेलनेस फैमिली के मेंबर हो। आप वर्कशॉप ज्वाइन करो नहीं करो, मेरा नॉलेज शेयरिंग का काम चलते रहेगा। मैं, जो लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, उनको अपग्रेड करने का काम, उनका अपडेट करने का काम मेरा चलते रहेगा। आज भी ये लोग, जो लोग जुड़े हैं, उनमें से कुछ लोग जो हैं, जैसे भक्ति देडिया वगैरह है, ये कई सालों से मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। आज भी ऐसे कई सारे लोग हैं जो लोग मेरे साथ पहले 25 साल पहले मेरे पास से एक्यूप्रेशर और अन्य थेरेपी सीख के गए थे।
आज भी उनको कोई दिक्कत आती है, कोई पेशेंट्स का कोई कंफ्यूजन होता है, पॉइंट्स का सिलेक्शन करना होता है, ट्रीटमेंट में कुछ चेंजेस करने होते हैं, तो लोग आज भी मेरे संपर्क में रहते हैं, मेरे से जानकारी लेते हैं, गाइडेंस लेते हैं। यानी जो नॉलेज शेयरिंग, मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा से ज्यादा थेरेपिस्ट अगर सीखे और एम्पावर हो तो ज्यादा से ज्यादा समाज को उसका फायदा होगा। क्योंकि मैं अगर 100 पेशेंट को ट्रीटमेंट दे पाता हूँ, लेकिन अगर मेरे पास से 10 लोग सीखते हैं तो 1000 पेशेंट को ट्रीटमेंट मिलेगी। अगर मेरे पास में 100 लोग सीखते हैं तो 10,000 लोगों को ट्रीटमेंट मिलेगी। उसी प्रकार से अगर मेरे पास से 1000 लोग सीखते हैं तो 1 लाख लोगों की जिंदगी में बदलाव होंगे। तो मैं ये मिशन के साथ में चल रहा हूँ। इसके लिए मैंने अपना क्लिनिक का टाइमिंग भी मैंने रिड्यूस कर दिया है। पहले मैं दोनों टाइम 6 के 6 दिन क्लिनिक में बैठता था। अभी मैं सुबह में 6 दिन बैठता हूँ, लेकिन शाम को मैं 3 दिन बैठता हूँ। बाकी के 3 दिन में नॉलेज शेयरिंग के लिए मैंने रखे हुए हैं। और आने वाले कुछ दिनों में ये 3 दिन भी और कम हो जाएंगे, यानी मेरे सुबह के 6 दिन भी कम हो जाएंगे। मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को सिखाने के इंटरेस्ट में हूँ। क्योंकि ज्यादा लोग सीखेंगे उतने दूसरे लोगों को फायदा होगा। क्योंकि मैं आज मुंबई में प्रैक्टिस करता हूँ तो मेरे पास ट्रीटमेंट लेने के लिए आने वाले केवल मुंबई से आ सकते हैं। एमपी, झारखंड या छत्तीसगढ़ से मेरे पास में नहीं आएंगे। लेकिन अगर आप एमपी से हैं, आप झारखंड से हैं, आप अगर सीख करके अपने आसपास के लोगों को ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो इनडायरेक्टली मेरी सर्विस झारखंड में पहुंच गई, इनडायरेक्टली मेरी सर्विस एमपी में पहुंच गई, इनडायरेक्टली मेरी सर्विस छत्तीसगढ़ में पहुंच गई। और ये मैं देना चाहता हूं ताकि वहां के लोग भी एम्पावर हो। क्योंकि मैंने देखा है मैं इंटरेक्शन के दौरान कि कई सारे लोगों को कई सारी सर्विसेज नहीं मिल रही। उन्होंने अलग अलग कोर्सेज किए हैं लेकिन उन लोगों को गाइडलाइन नहीं मिल रही है, उनको कोई मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है। या तो वो ऐसे रूरल एरिया में है कि जहां पे उनको समझ में नहीं आ रहा है कि इसको हम ग्रो कैसे करें, हमारी प्रैक्टिस को कैसे आगे बढ़ाए। तो उनको भी मैं हेल्प कर रहा हूँ, सपोर्ट कर रहा हूँ, उनको स्ट्रेटेजीज बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप अपने क्लिनिक का, अपने प्रैक्टिस का प्रमोशन कर सकते हैं, किस प्रकार से आप लोगों में अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं, लोगों में जानकारी पहुंचा सकते हैं। तो बेस्ट फ्लावर के लिए भी हम ये काम करेंगे ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले, तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने बेस्ट फ्लावर रेमेडी का जो नॉलेज है वो उन तक पहुंचा सको, उनकी जिंदगी में बदलाव ला सको। तो अगर आपको कोई क्वेरीज है, कुछ अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। कोर्स से रिलेटेड कुछ बात अगर आपको जाननी हो या कुछ क्वेरी हो तो। मैंने वैसे भी आप ग्रुप में हैं तो मेरे नंबर्स वहाँ पे है ही ग्रुप में, तो आप बाद में भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। कुछ क्वेरीज रहेगी तो आपको बाद में ध्यान में आया तो आप बाद में भी पूछ सकते हैं। अ, मैं मेरे टीम मेंबर से बात कहूँगा कि वो अगर कुछ का बताना चाहते हैं तो बताए, नीरज जी। जी अल्पेश जी, आपने काफी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया सारी चीजों को, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक एक बात को समझाया। इतने बेहतर तरीके से शायद ही कोई समझा पाए, बता पाए आज के समय में। बेहतर तरीका रहा है। आप सब लोगों से यही गुजारिश रहेगी कि इस समय का फायदा उठाएं, बिकॉज अगले महीने यही कोर्स 7,999 रुपए का हो जाएगा। तो उस स्थिति में आप इस ऑफर का लाभ ले सकते हैं, और बी के अभी आप अपना ऑफर लॉक कर सकते हैं। स्क्रीन के अलावा चैट बॉक्स में भी देखिए, आपको क्यूआर कोड आपको चैट बॉक्स में भी दिया गया है। यूपीआई नंबर भी शेयर कर दीजिए, आप जरा टाइप कर दीजिए अपना यूपीआई नंबर। तो फोन पे, गूगल पे, किसी भी यूपीआई पे से आप कर सकते हैं। एंड क्यूआर कोड भी इसमें है। क्यूआर कोड आपके चैट बॉक्स में है, आप इसे कर सकते हैं। सबसे बड़ा हमारा सपोर्ट सिस्टम है ये। आपके पास यूपीआई नंबर भी आ गया है, इसे सेव कर लीजिए। और डॉक्टर साहब से आप डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आप एक छोटा सा अमाउंट जमा करके आप कुछ ऐसी चीजें सीख रहे हैं कि आगे चल के आप अपने ही करियर में चार चांद लगाने वाले हैं। तो ये बहुत बेहतर मौका है, आप शुरुआत कर सकते हैं। हमारा सपोर्ट सिस्टम भी बहुत बेहतरीन है। एंड साथ में बड़ी बात यह है कि हम आपको आगे ले जाना चाहते हैं, आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं। I would love to request you all, dears, that
यू मस्ट ट्राई दिस बूट कैम्प, विल चेंज योर लाइफ, आपकी लाइफ को चेंज कर देगा। तो वैसे जो भी चाहे क्यूआर कोड भी आपका ग्रुप में है प्लीज। यस डॉक्टर अल्पेश जी। या थैंक यू नीरज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी तो उम्मीद करता हूँ आपसे आप सभी लोग ये वर्कशॉप ज्वाइन करेंगे। और ज़्यादा दिमाग को जोर ना लगाते हुए मैं इतना कॉन्फिडेंस आपको देता हूँ कि ये आपके लिए कोई महंगा सौदा नहीं होगा, कोई नुकसानी का सौदा नहीं होगा। इसमें जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा आपको मिलने वाला है, इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस, इन टर्म्स ऑफ हैंड होल्डिंग। और ये एक अच्छा मौका है, क्योंकि आज भी बेस्ट फ्लावर रेमेडी के बारे में ज्यादा लोग जानते नहीं, जबकि ये 100 साल पुरानी थेरेपी है। होम्योपैथी डॉक्टर्स को अगर आप पूछेंगे तो उनको पता है, सुरपाल जी होम्योपैथ फार्मासिस्ट है, तो आपको पता, आपके पास में आप बेस्ट फ्लावर रेमेडी के मेडिसिन रखते होंगे। तो बेस्ट फ्लावर रेमेडी के लिए कोई दूसरे डॉक्टर्स उसको रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि उनको ये पद्धति के बारे में जानकारी नहीं है, उतना उसका उन लोगों का अभ्यास नहीं है। और इसी के चलते मुझे ऐसा लगा कि ये थेरेपी ज्यादा से ज्यादा, खास करके थेरेपिस्ट या ये फील्ड से जुड़े हुए हैं, वो अगर सीख लेते हैं तो वो कई सारे लोगों की जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं। और ये एक अच्छा मौका है। हमारे वक्त में ये ऑनलाइन का मौका नहीं था, इसकी वजह से हम लोग कई सारी चीजें सीखना चाहते थे लेकिन सीख नहीं पाए, जो अभी अभी हम ऑनलाइन के माध्यम से सीख रहे हैं। जो हमारे करियर के टाइम पे हमें कहीं पे जाकर के सीखना होता हो, तो हम क्लिनिक बंद करके, ट्रैवलिंग करके, यहाँ का भी नुकसान करके, वहां पे एडिशनल खर्चा करने का वो पॉसिबल नहीं होता था, तो हम कई सारी चीजें छूट जाती थी हमारी, हम नहीं सीख पाए। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने कई सारे कोर्सेज किए हैं, और इसका फायदा मुझे ये हुआ है कि मेरे पेशेंट्स को उसका बहुत अच्छा फायदा हुआ। क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि कोई पेशेंट अगर मुंह में पान गुटखा खा रहा है तो उसको होम्योपैथी दवाई नहीं दे सकते। किसी को पाइल्स का या एसिडिटी की शिकायत है, वो आयुर्वेदिक दवाई नहीं ले पाता। तो ऐसे वक्त में अगर हमारे पास में एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर है, तो उसको बिना दवाई के भी इलाज करना है तो वो कर सकता है। हमारे पास में बेस्ट फ्लावर रेमेडी है, तो वो दवाई उसको कोई भी थेरेपी के साथ में, कोई भी ट्रीटमेंट के साथ में वो ले सकता है। कई बार पेशेंट होता है हमें दवाई कुछ चाहिए नहीं, तो एरोमा थेरेपी है, तो एरोमा थेरेपी के ऑयल सूंघे तो उसके भी फायदा होता है। कई बार पेशेंट को हीलिंग प्रोसेस का फायदा होता है। तो ये अलग अलग थेरेपी जब हम सीखते हैं तो उसका ये फायदा होता है कि पेशेंट को डेफिनेट रिजल्ट मिलता है। दूसरी बात, वो पेशेंट को और कहीं पे भागदौड़ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे आप मॉल में जाते हैं, और मॉल में जाते हैं तो आपके सारे जो आपको खरीदी करने हैं वो सारे शॉप्स आपको वहीं पे मिल जाते हैं, यानी आपको अलग अलग दुकानों में, अलग अलग मार्केट में घूमना नहीं पड़ता है। तो उसी प्रकार से मैं ऐसा मानता हूं कि थेरेपिस्ट के पास में मेडिकल मॉल होना चाहिए, उसके पास में मल्टीपल थेरेपी होनी चाहिए। यानी कई बार एक थेरेपी काम नहीं करती है तो दूसरी थेरेपी हमारे पास होनी चाहिए। कई बार थेरेपी का कॉम्बिनेशन यूज करके हम पेशेंट्स को ठीक कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हम अपने आप को अपग्रेड करते हैं, अलग अलग थेरेपी अगर हम सीखते हैं, तो इसका फायदा हमें भी होता है, पेशेंट्स को भी होता है, हमारा करियर भी उसकी वजह से बहुत अच्छी तरीके से चलता है। क्योंकि पेशेंट को और कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती, पेशेंट को एक विश्वास बनता है कि यहाँ पे मैं आऊंगा तो मुझे मेरे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझे मिल जाएगा। तो हमारे पास में छोटे बच्चे को भी लेकर के आते हैं, उनको पता है कि ये बच्चे को एग्जाम में डर लग रहा है, या तो उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं हो रहा है, या उसको मेमोरी कंसंट्रेशन का प्रॉब्लम है, तो यहाँ से हमें दवाई मिल जाएगी। किसी कोई पेशेंट, कोई बच्चा एक जगह पे स्थिर बैठता नहीं है, तो वो कंटिन्यूअसली हाइपर एक्टिव है और चंचलता भरपूर पड़ी हुई है, तो उसके लिए बेस्ट फ्लावर रेमेडी में मेडिसिन है। कोई मेनोपॉज की लेडी है और उसको बहुत ही ज्यादा इमोशनल डिस्टर्बेंसेस हो रहा है, कभी रोना आ जाता है, कभी गुस्सा आ जाता है, चिड़चिड़ापन है, उसके लिए बेस्ट फ्लावर रेमेडी काम में आती है। कोई नया करियर चेंज करना चाहता है लेकिन वो एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, या कोई नया घर शिफ्ट करना चाह रहा है, तो उसको नए माहौल में एडजस्ट होने को टाइम हो रहा है, टाइम लग रहा है, बेस्ट फ्लावर रेमेडी उसके लिए भी काम में आती है। यानी बेस्ट फ्लावर रेमेडी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए भी काम में आती है, चैलेंजिंग कंडीशंस के लिए भी बहुत काम में आती है। तो ये एक बेहतरीन पद्धति है। ये इतना ही मैं कहना चाहूंगा कि ये हर एक की जरूरत है, क्योंकि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाली पद्धति है। हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए और समाज के लिए ये पद्धति का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इससे हम अपने आप में और अपने आसपास के लोगों में पॉजिटिविटी ला सकते हैं। आजकल नेगेटिविटी बहुत बढ़ती जा रही है, इम्पैक्ट बढ़ते जा रहा है, तो हमारे पास में ये मौका है कि हम लोगों की जिंदगी में पॉजिटिविटी का संचार करें, लोगों को पॉजिटिव इमोशंस दें। तो आप सभी लोगों का ओके।
या सुरपाल जी, थैंक यू वेरी मच सर, आपने ज्वाइन कर लिया है। सुरपाल जी, आपका अभिनंदन और आपका स्वागत है। मैं कुछ ही देर में मैं आपको मेरे अपना जो बूट कैंप का जो मेन ग्रुप है व्हाट्सएप का, उसमें आपको ऐड कर देता हूँ, ताकि अपडेट्स आपको आते रहेंगे। मेन ग्रुप में जो भी लर्निंग सेशंस होंगे उससे डिटेल्स, उसके बाद में आगे चल के उसमें जो कोई भी डेवलपमेंट होता है, आपके कोई क्वेरीज होगी, जो भी रहेगा वो ये मेन ग्रुप में आपको पता चलेगा। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है ये एक पहला कदम उठाने के लिए, और यू आर मोस्ट वेलकम। और आपको एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप खुद होम्योपैथी फार्मासिस्ट है, तो आप इन चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। और आप अपने फार्मेसी के दौरान अपने ट्रीट में, मतलब आपके सेंटर के साथ साथ में, आप एज ए पुष्पौषधि एक्सपर्ट यानी बैच फ्लावर थेरेपिस्ट के तौर पे भी आप अपना करियर आगे बढ़ा सकते हैं। ये आपके लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी रहेगा। तो एक पॉजिटिव स्टेप लेने के लिए आपको बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत शुक्रिया। तो यू आर वेलकम टू माय वेलनेस ग्रुप। थैंक यू वेरी मच। और भी जो लोगों को कोई दिक्कत है तो आप मुझे बाद में भी मैसेज कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं, लेकिन जितना जल्दी हो सके आप ये स्टेप लेकर के एक पॉजिटिव स्टेप ले लीजिए। ये डेफिनेटली आपकी जिंदगी में एक पॉजिटिव बदलाव रहेगा। सो इतना कीमती वक्त आपका देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आप मेरे ग्रुप में बने रहिए, मेरे ऐसे ही अलग अलग सेशंस चलते रहेंगे, अलग अलग नॉलेज सेशंस में लेते रहता हूँ, अलग अलग पोस्ट में नॉलेज से रिलेटेड में सेंड करते रहता हूँ। तो आप जरूर से ग्रुप में बने रहिए, ताकि आपका हेल्थ और वेलनेस से रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहे, इंफॉर्मेशन मिलती रहे, और आप अपने आप को ग्रो कर सको, आपका नॉलेज एक्सपांड हो, और आप अच्छी तरीके से समाज में ज्यादा से ज्यादा लोगों में हेल्थ और वेलनेस फैलाओ। यही मनोकामना और शुभेच्छा के साथ में हम आज का सेशन समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर अटेंडिंग दिस सेशन एंड गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू वेरी मच। गुड डे।